एजुकेशन बनाता है, This call एजुकेशन is को now being तो recorded. दैट मीन्स कि बाय थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम आल्सो दे आर डूइंग द एनवायरनमेंट को एजुकेशन करते हैं। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन आल्सो बोलता है कि प्रैक्टिस होता है कि हम लोग घर से ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि खाना खाते हैं बर्तन ऐसे फेंक देते हैं तो उसको भी क्लीन करके जैसे रखते हैं लाइक दैट कि एनवायरनमेंट को हम लोग जैसे यूटिलाइज करते हैं उसको भी क्लीन करना चाहिए। कपड़े जैसे गंदे होते हैं तो उसको भी हम लोग क्लीन करते हैं लाइक दैट कि एनवायरनमेंट में जब हम लोग यूज करते हैं वो जो प्रैक्टिस रहता है कि क्लीनिंग और जो लोग कीप ऑन सेफ एंड क्लीन ऑल द पार्ट्स ऑफ द आवर एनवायरनमेंट। सो ये वाला सिस्टम को एनवायरमेंट एजुकेशन में आईयूसीएन रखता है। उसके साथ साथ एनवायरमेंट क्वालिटी को भी वो आईयूसीएन स्टडी करता है। अब आते हैं हम लोग कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो गोल है उसका एम है क्या करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ने से क्या होगा। सो दैट्स दैट इज द एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो गोल है फर्स्ट है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। अब यहाँ पे क्वालिटी क्या है, हम लोग तो एनवायरमेंट है, अब क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन हो रहा है तो नॉर्मली जब हम लोग हायर अल्टीट्यूड में जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, हम लोग को वहां पे बोलते हैं कि हम लोग को एयर बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग का सांस लेने में अच्छा लग रहा है कि दैट मीन्स कि वी आर गेटिंग द क्लीन एयर। दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी कि दैट मीन्स कि हम लोग को जो मिल रहा है वो दैट काइंड ऑफ एयर शुड बी प्योर। सो एनवायरमेंट में जब देखते हैं क्वालिटी तो ऑल द थिंग्स शुड बी इन द प्रॉपर वे, इन द बेस्ट थिंग्स शुड बी देयर। तो दैट मीन्स कि वाटर का पीएच शुड बी विद इन द 6.5 टू 7.5 के अंदर में होना चाहिए। तो लाइक दैट ना कि पॉल्यूटेड वाटर हम लोग को चाहिए। तो नॉर्मली क्लीन वाटर बोलने से 6.5 से 7.5 जैसे होना चाहिए। सॉइल में फर्टाइल होना चाहिए। हम लोग जैसे कि एनवायरनमेंट में जैसे पॉल्यूशन लेवल में जैसे कि गैस जो हो रहा है एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन जितना होना चाहिए उससे अगर ज्यादा हो जाता है वो पॉल्यूट हो जाता है। तो नाइट्रोजन शुड बी विद इन द 78%, ऑक्सीजन शुड बी 21%। लाइक दिस ये जो चीज होता है कि कांस्टेंट जो है उससे अगर कम ज्यादा हो जाते हैं तो क्वालिटी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट गोल है कि यहाँ पे हम लोग को एनवायरमेंट का क्वालिटी हम लोग को देखना है। उसके साथ साथ हम लोग को जो लोग हैं कि हम लोग का जो लोग हैं कि अनपढ़ लोग भी हैं, जो पढ़ाकू लोग भी हैं, जो कि मतलब क्या मतलब गरीब लोग हैं, सबको हम लोग इक्वली हम लोग को अवेयरनेस करना है। ईच फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल, बच्चों से लेके बूढ़े तक हम लोग को अवेयरनेस करना है बाय थ्रू दी एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स। हम लोग को बताना है कि हम लोग के एरिया में पानी का लीकेज हो रहा है, पानी का लीकेज होने के कारण वहां पे अगर कोई ड्रेनेज है, ड्रेनेज का पानी उस लीकेज से जा रहा है। तो हम लोग को देखना है कि लीकेज कहाँ से हो रहा है। अगर लीकेज नहीं हो रहा है तो हम लोग जो ड्रेनेज से पानी लीकेज होकर कहीं पाइप को फोड़ रहा है कि पाइप से अंदर जा रहा है, तो दैट मीन्स कि वो देखना है कि हम लोग को कैसे वो प्रोसेस है। पॉल्यूशन का प्रॉब्लम या एनवायरमेंट का प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग को स्टडी करना है। उसके साथ साथ उसको कंजर्व करना है। हाउ टू कंजर्व, अगर एक जंगल कट गया है तो न्यू जंगल हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग को जंगल में जाके फिर पेड़ लगाना पड़ता है। ये जो सिस्टम मेंटालिटी हम लोग को यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन देता है। उसके बाद हम लोग को एक एटमोस्फियर होना चाहिए जिसमें कि सब कोई अपने आप खुद ब खुद जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे होता है कि डांस प्रोग्राम होता है कॉलेज या स्कूल में, सब कोई पार्टिसिपेट लेने की चाहते हैं। लाइक दैट कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए सब कोई अपना हाथ या तुम लोग का जो लाइफ है उसमें देना चाहिए, टाइम देना चाहिए कि ताकि हम लोग एनवायरमेंट को डेवलप कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग कंजर्व कर सके। हम लोग भी एनवायरमेंट एंजॉय करेंगे, उसके साथ साथ एनवायरमेंट को कंट्रोल में रखेंगे। फिर आते हैं हम लोग जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, गोल तो हो गया कि हम लोग को ये करना है, अवेयरनेस करना है, क्लीन अप करना है, कंजर्व भी करना है। बट कैसे करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा जो जिसको फॉलोइंग करके हम लोग इस एनवायरमेंट को एजुकेशन को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे या उसको डेली लाइफ में लाएंगे। फर्स्ट है अवेयरनेस। हम लोग को जब अवेयरनेस होता है हम लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट डू बाय अवेयरनेस। यहाँ पे होना कि अवेयरनेस नहीं कि हम लोग पढ़ लिए ये हो गया अवेयरनेस। हम लोग को अवेयरनेस जब कि एनवायरमेंट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे पोल्यूट होता है, कौन करता है, ये सारी चीज अगर पता होगा तो हम लोग उसके बाद ऑटोमेटिकली पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अवेयर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज क्या होता है कि हम लोग बुक के पढ़ने से होता है। बट जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं, जो मतलब पढ़ते नहीं है, उनको पढ़ाने की टाइम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम उनके पास नहीं है, तो ये सारी चीज के एजुकेट पीपल हम लोग को लेके या जो बच्चे पढ़ रहे हैं
ये अगर स्टार्टअप करेंगे तो इनके जो अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, भाई छोड़ दो मैसेज, जब भी सोशल मीडिया हुआ या कोई एडवर्टाइज हुआ या कोई तुम लोग का मार्च पास्ट हुआ या कोई विलेज टू विलेज घूम के सबको बताने से या कोई मीटिंग ग्रुप मीटिंग करने से ये अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। इसके लिए गवर्नमेंट भी क्या करता है कि नॉर्मली टीवी में या पेपर में भी दिखाते हैं कि ये सारी चीज आप एनवायरमेंट के लिए करते रहो। उसके बाद नॉलेज होता है, सबके पास नॉलेज है, बट वो जो नॉलेज है उसको हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे। सोचो कि कोई प्रॉब्लम हो गया प्लांट में, प्रॉब्लम या काट दिया प्लांट, एक ट्री है, लैंडस्लाइड से ट्री नीचे आ गया है और लैंडस्लाइड हो गया और ट्री दब गया है। अगर हम लोग के पास नॉलेज होगा तो वो ट्री को हम लोग दूसरे जगह भी प्लांटेशन कर सकते हैं। नहीं तो वो अगर सोचते हैं कि वो लैंडस्लाइड होके नीचे गिर जाएगा या ये प्लांट मरने की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग उसका स्टेम कटिंग करके न्यू प्लांट फॉर्मेशन करने के लिए रख सकते हैं। ये जो दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे ये करना है, तो ये होता है नॉलेज। तो डिफरेंट पीपल का डिफरेंट नॉलेज होता है, बट उसको यूटिलाइज करना कि टेक्निक्स को लाना है, सबका आइडियाज को गेन करना है। तो ये नॉलेज हम लोग को एनवायरमेंट की ओर लेके हम लोग मिलके जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट एजुकेशन इज सक्सेसफुल। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड दैट मीन्स कि यहाँ पे बिहेवियर है, हम लोग कैसा बिहेवियर करते हैं। हम लोग अगर अपने घर को साफ रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग सोचेंगे कि हम लोग का एनवायरनमेंट भी साफ हो। अगर हम लोग घर पे ही हम लोग रखेंगे कपड़ा एक जगह, जूता एक जगह, बैग एक जगह, ऐसे इधर उधर करके फेंकेंगे या गंदा करके रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मेंटालिटी है तो या एटीट्यूड है वो भी ऐसे हो जाएगा, हाँ चलो ऐसा है, गंदा करके रखते हैं। एनवायरनमेंट है, ये थोड़ी ना मेरा काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। ये जो एटीट्यूड अगर हम लोग चेंज करेंगे तो दैट मीन्स कि मैं कर सकता हूँ और दूसरे को करा सकता हूँ। जब तक मैं नहीं करूंगा तो तब तक दूसरे को नहीं करेंगे। ये अगर एटीट्यूड हम लोग दिमाग में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग का एटीट्यूड पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एनवायरनमेंट की ओर सोचेंगे। कुछ एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में करने से पहले 10 बार सोचेंगे। हम लोग जो यूज करते हैं उसको, इधर उधर प्लास्टिक जो यूज करते हैं इधर उधर ना फेंक के उसको सोचेंगे कि रिसाइकल कैसे करेंगे, रिसाइकल करके रीयूज कैसे करेंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग का बिहेवियर जो लगता है मेंटालिटी हम लोग का होना चाहिए कि मैं एनवायरनमेंट को क्लीन रखूंगा। नेक्स्ट होता है स्किल्स। हम लोग जो पढ़ते हैं या कोई बाहर से सुनते हैं तो वहीं से हम लोग का स्किल होता है। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर हम लोग का स्किल होगा कि मैं एक प्लांट सीड से 10 प्लांट ग्रो कर रहा हूँ, उस 10 प्लांट से मैं 10 लोगों को देके फिर 100 प्लांट ग्रो करूंगा। तो ये जो स्किल होता है कि हम लोग प्लांटेशन करने का या फॉर्मेशन ऑफ प्लांट करने का या वाटर को क्लीन अप करने का जो स्किल है, तो किसी किसी के स्पेसिफिकली एक का होता है। तो दैट मीन्स कि इसीलिए पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो सबके पास स्किल हो सकते हैं जब हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं कि हम लोग पेड़ लगाएंगे, पेड़ को काट के फिर हम लोग उसको ग्राफ्टिंग करके न्यू प्लांट बना सकते हैं। एक बड़े प्लांट है उसको ना काट के वहां से 10 प्लांट बना सकते हैं, 100 प्लांट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग का स्किल से आते हैं। स्किल क्या होता है, डेवलप करना पड़ता है। स्किल कभी पढ़ाया जाता नहीं है, आइडिया दिया जाता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। उसके बाद स्किल हम लोग यूज करते हैं, अपना नॉलेज यूज करते हैं। फिर हम लोग अपने आप जब नॉलेज को रिपीटेडली हम लोग यूज करते जाते हैं तो स्किल में डेवलप हो जाता है। फिर हो जाता है कि इवैल्यूएशन एबिलिटी। हम लोग हर चीज को एनवायरनमेंट का ईच एंड एवरी पार्ट, बायोटिक एंड एबायोटिक पार्ट को जब इवैल्यूएट करते हैं तब देखते हैं कि वहां पे इवैल्यूएशन में कौन पॉजिटिव आ रहा है, कब नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉल्यूटेड है एक एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में जब जाते हैं वहां पे एयर को अगर हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं तो वहां पे हर जगह हम लोग देखते हैं नेगेटिव, दैट मीन्स कि एयर पॉल्यूटेड हुआ है। वही सेम टाइम हम लोग जो इवैल्यूएशन करते हैं, हिल टॉप में जाते हैं या कोई पहाड़ी इलाका में जाते हैं, वहां पे एनवायरनमेंट क्लीन अप होता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, वहां पे लेस पॉल्यूशन होते हैं क्योंकि ऊपर में कोई रहता नहीं ज्यादा। वहां पे टेम्परेचर माइनस में होते हैं या टेम्परेचर लेस होते हैं, तो दैट्स वाई वहां पे पॉल्यूशन कम होता है। तो लाइक दैट कि जब एनवायरमेंट कुछ भी काम हम लोग करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो इवेलुएट करते हैं मेरा गाड़ी कितना पेट्रोल खा रहा है और कितना पेट्रोल को वो खा के फिर पॉल्यूशन कर रहा है। अगर पॉल्यूशन कर रहा है तो कितना पॉल्यूशन कर रहा है। अगर वहां से गैस निकल रहा है या गाड़ी से धुआं निकल रहा है ब्लैक कलर का, दैट मीन कि मेरा गाड़ी पूरा खराब हो गया है। तो वहीं पे इवैल्यूएट करने के बाद आप गाड़ी को फिर लेके जाते हो गैरेज, गैरेज में जाके फिर से साफ करके फिर से उसका इंजन साफ करके चेंज ऑयल चेंज करते हो, फिर देखते हो कि मेरा गाड़ी सही चल रही है। ये जो प्रोसेस है लाइक दैट कि हम लोग एनवायरनमेंट में देखते हैं एनवायरनमेंट कितना डिग्रेडेशन हो गया, 5 साल में कितना डिग्रेडेशन हुआ।
फिर प्लांटेशन करोगे, अपना बिहेवियर चेंज करके पॉल्यूशन लेवल को डाउन करोगे, या हम लोग जो पॉल्यूट कर रहा है क्रिएटिंग गैसेस से उसको रिड्यूस करेंगे, और अगेन 5 साल के हम लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, पहले ये पॉल्यूट था अब नॉन पॉल्यूट हो गया है। तो ये अगर नॉन पॉल्यूट हो गया तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस एटीट्यूड को, तो बाय व्हिच हम लोग टोटली एनवायरनमेंट को क्लीन अप रख सकते हैं। लास्ट होता है पार्टिसिपेशन। अगर पार्टिसिपेशन माइंडेड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग एनवायरनमेंट क्लीन अप नहीं करेंगे। हाँ वो आदमी कर रहा है, साफ कर रहा है, झाड़ू मार रहा है तो मारने दो, वो पेड़ लगा रहा है तो पेड़ लगाने दो, मुझे क्या, वो लगा रहा है उसका टाइम लॉस है, मुझे टाइम लॉस नहीं करना है। अगर ये मेंटेलिटी रहेगा तो हम लोग का नहीं होगा। हम लोग को पार्टिसिपेट करना है, थोड़ा सा भी हो, बट वहां पे हम लोग अपना योगदान देंगे। तो एनवायरनमेंट की तरफ हम लोग अगर अपना टाइम देंगे, अपना नॉलेज देंगे, या हम लोग का कोई सुझाव या आइडिया भी देंगे, तो भी हम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कि मैं यहाँ पे बैठूंगा और दूसरे को बोलूंगा कि फोन पे कि बता दूंगा, अरे वहाँ पे ये प्लांट लगा दो, तो वहाँ पे वो जंगल बन जाएगा जल्दी, तो मिलकर पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा। तो ये भी एक होता है पार्टिसिपेशन। अभी जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी मैं पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ फॉर द अवेयरनेस करने में, ताकि आप लोग एनवायरनमेंट जानो और दूसरों को पता बताओ कि एनवायरनमेंट क्या है। तो दैट मीन्स कि हर जगह पार्टिसिपेशन जब एनवायरनमेंट की ओर करेंगे, तो क्लीन अप में हो या रिसाइकल में हुआ, रीयूज में हुआ, रिड्यूस करने में हो, तो अगर पार्टिसिपेशन होगा तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आते हैं स्कोप। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ने के बाद क्या होता है? एक तो होता है कि अवेयरनेस होते हैं, हम लोग एनवायरमेंट की तरफ अवेयरनेस होते हैं, एनवायरमेंट बचाने की हम लोग सोच रखते हैं। फिर होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन, हम लोग बोलते हैं यहाँ रूम पे बैठ के बोलते हैं पॉल्यूशन ऐसे हुआ, फ्लड ऐसे हुआ, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, जो हुआ बताए। बट जब रियल लाइफ सिचुएशन आता है, जब हम लोग को आइडिया होगा, स्किल होगा, अवेयरनेस हम लोग को पता होगा, तो ऑटोमेटिकली इन दिस कंडीशन, जैसे ही बताया कि सुनामी आया, लैंडस्लाइड हुआ, या फ्लड हो गया, या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में हम लोग को कुछ एक्सीडेंटल केसेस हो गया, तो वहां से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। हम लोग को पता हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसे होने वाले हैं, इसमें हम लोग कौन सा एक्शन ले सकते हैं। तो ये होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन से देखते हैं। नेक्स्ट होता है कंजर्वेशन। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्लांट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ने के बाद कौन सा प्लांट और एनिमल कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के सोसाइटी के लिए। अगर सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो कितने नंबर पे है, उनका क्वांटिटी कितना है। अगर उसका क्वांटिटी डे बाय डे डाउन होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, तो हम लोग वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, या हम लोग सोच करेंगे, या हम लोग स्किल निकालेंगे कि हम लोग हाउ टू कंजर्व। नाउ डेज क्या है कि हम लोग देखोगे कि कुछ-कुछ लोग हैं कि सीड को भी कलेक्शन करके रखते हैं। हमारे उड़ीसा में जो थे, हमारे वो जो पुजारी, कमला पुजारी थे, जो वो क्या कर रही थी, वो सीड को कंजर्व करके रख रही थी। बिकॉज़ वो जो राइस का सीड था, वो वैल्यूएबल सीड था, बिकॉज़ उसमें न्यूट्रिशन भरे, कार्बोहाइड्रेट थे, फुल ऑफ विटामिन से, न्यूट्रिशन रिच था। अगर वो पुराने स्टाइल में हम लोग खा रहे थे, उसको अभी हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे, तो 50 साल के बाद हम लोग के पास राइस का कुछ वैरायटी नहीं रहेगा। तो ये भी होता है कि एनवायरनमेंट में जब हाइब्रिड वैरायटी ग्रो करने लगे, तो देसी वैरायटी या हम लोग का जो ट्रेडिशनल वैरायटी था, वो डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है। तो ये वाला चीज हम लोग को एनवायरमेंट एजुकेशन पढ़ने के बाद पता चलता है कि कौन सा प्लांट कंजर्व करना है, कौन सा प्लांट कंजर्व नहीं करना है, कौन सा प्लांट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज हम लोग देखते हैं। वही एनिमल में भी देखते हैं कि जैसे टाइगर है, टाइगर को अभी हम लोग कंजर्व करने के लिए सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइगर अगर नहीं रहेगा तो हम लोग का इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। सो दैट्स से हम लोग को कंजर्वेशन के लिए भी स्कोप मिल जाएगा। फिर होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े थे, कि दैट मीन्स कि हम लोग एनवायरनमेंट को भी डेवलप करेंगे, उसके साथ साथ अपना लाइफ भी डेवलप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम, इन द इकोनॉमिकली एज वेल एज मेंटली, एज वेल एज फिजियोलॉजिकली हम लोग डेवलप करेंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे, पैसा भी कमाएंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन अप भी रखेंगे, और लग्जरी लाइफ भी एंजॉय करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब आप एनवायरनमेंट को पढ़ के एनवायरनमेंट की तरफ आप देखते हो, कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हो, तो वहां पे आपको मिलता है कि आप एनवायरनमेंट को क्लीन अप कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप खुद को भी डेवलप कर रहे हैं। जब वंस एक डेवलप हो जाएगा, एनवायरनमेंट क्लीन अप हो जाएगा, सारे चीज हम लोग को पॉजिटिवनेस आ जाएंगे ना, हेल्दी लाइफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब पोल्यूशन ही नहीं रहेगा, तो खाना भी अच्छा मिल रहा है, फूड सिस्टम भी, एग्रीकल्चर भी डेवलप करेगा। तो वहां पे हम लोग देखेंगे इकोनॉमिकली एज वेल एज हेल्थ वाइज भी हम लोग बेनिफिटेड होते हैं। ये था हम लोग का नॉर्मली स्कोप था। फिर आते हैं हम लोग मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमन इम्पैक्ट के कारण क्या क्या इशू है। नाउ डेज हम लोग का है क्लाइमेट चेंज, उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंटेंसिव फार्मिंग,
land degradation, nuclear issues, overpopulation, ozone depletion and pollution and resource depletion. तो that means कि ये सारी जो issues है, these are the mostly prepared by the human being, not by the nature. Nature wise only the sometimes landslide. Landslide is also doing due to the human activities. तो ये सारी चीज जब हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, सडन टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, सडन बारिश हो रही है, सडन राइज कर रहे हैं टेम्परेचर, सडन विंटर आ रहा है, तो ये सारी चीज क्लाइमेट चेंज इज एक्टिंग ड्यू टू द लेस ऑफ द फॉरेस्ट एंड एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो। मोस्टली पहले फॉरेस्ट है, उसके बाद एनिमल्स। जब फॉरेस्ट और एनिमल्स ही नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के कारण हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएंगे। जब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग को क्लाइमेट चेंज करेगा। रिसेंटली एक पेपर में बताया था कि वो हम लोग का जो रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, पहले था 4% में चल रहा था, अब रिसेंटली बता रहा है कि 15% फास्ट में चल रहा है। कि जितने फास्ट में जा रहा था, जितने तेज से जा रहा था, अभी उसका 15% ज्यादा बढ़ गया है। दैट मीन्स कि अगले 15 साल में हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड 21% हो गया है, ऑक्सीजन 4% हो गया है। So that's why the climate change is important issues for the environmental. By the environmental education हम लोग को पता हो सकता है कि कौन क्लाइमेट चेंज करने के लिए कौन सा गैस इज इम्पोर्टेंट, उसका सोर्स क्या है, हाउ टू डिलिमिनेट, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो उसका हम लोग स्किल निकालेंगे। फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं, नाउडेज हम लोग एक ही उपाय देखते हैं कि डिफोरेस्टेशन की जगह हम लोग आफ्फॉरेस्टेशन करते हैं। तो आफ्फॉरेस्टेशन करने से नेचुरली क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो जाता है। वंस क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो जाता है फॉरेस्ट के कारण, तो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन जब होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो एनवायरमेंट डिग्रेड होता है। तो जैसे ही फॉरेस्ट हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ बैक हो जाते हैं, इकोसिस्टम स्टेबल हो जाता है, बाय व्हिच द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी रिड्यूस हो जाते हैं। फिर इंटेंसिव फार्मिंग, नाउ हम लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं, सारे हम लोग क्या हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो और फर्टिलाइजर यूज करके हम लोग एक प्लांट को 10 बार यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स एक साल में राइस हम लोग 2-3 बार कर रहे हैं। अभी पहले होता था हम लोग जो होता है कि ट्रेडिशनल वे में हम लोग साल में एक बार यूज करते हैं, ड्यू टू रेनी सीजन में हम लोग एक बार ही हम लोग राइस फार्मिंग करते थे। बट नाउ डेज वाटर सप्लाई है, उसके कारण हम लोग हाइब्रिड वेराइटी लगा के साल में 2-3 बार हम लोग राइस ग्रो करें, जो कि जो यूज ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेंजरस केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स के कारण सॉइल भी हम लोग का डिग्रेड कर रहा है। तो इसलिए इंटेंसिव फार्मिंग जो हो रहा है, वो इंटेंसिव फार्मिंग कर सकते हैं, बट यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और द नेचुरल फार्मिंग होगा, तब जाके हम लोग का एनवायरमेंटल एजुकेशन का सिस्टम यूज होगा यहाँ पे। तो इसलिए नाउडेज हम लोग बोल रहे हैं कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जगह अब नेचुरल फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट। ये सारी चीज हम लोग को एनवायरमेंटल एजुकेट होने के साथ ही हम लोग को पता चलता है। फिर है जैसे लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन दैट मीन्स कि लैंडस्लाइड होगा, वाटर आने के कारण लैंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे फ्लड हो रहा है, और फ्लडिंग एरिया में कौन सा प्लांट लगाएंगे, फ्लडिंग एरिया में कौन सा घर बनाएंगे, कैसा घर बनाएंगे, ये सारी चीज हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन के कारण पता चलता है। तो वंस एक पढ़ने के बाद हम लोग को आइडिया हो जाता है कि जहाँ पे फ्लड होते हैं वहां पे वाटर लगिंग होते हैं, तो वहां पे ऐसा प्लांट लगाएंगे जो कि वाटर को मोस्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैनग्रोव एरिया है, वहां पे कैजुरिना लगाएंगे, जिसके कारण वहां पे मैनग्रोव के साथ साथ कैजुरिना क्या करेगा ना, जितने भी साइक्लोन आते हैं तो मैनग्रोव एरिया में हेल्प करेगा। नॉर्मल जो टेरेस्ट हम लोग का कोस्टल बेल्ट है, वहां पे भी हम लोग नाउडेज कैजुरिना लगाते हैं, क्योंकि कैजुरिना प्लांट लगाने से हम लोग का क्लाइमेट चेंज के कारण जब साइक्लोन आते हैं तो ये उसको बैरियर बना के रख देता है, जिसके थ्रू बारिश पानी क्या होता है कि पेड़ को नहीं तोड़ते हैं या डिफोरेस्टेशन नहीं करते हैं, ना कि तुम लोग का पानी जो है हम लोग को वाश अवे करता है। तो जिसके लिए लैंड डिग्रेडेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बाय द ह्यूमन बींग्स। Next is nuclear issues. After 1945, the Second World War in the Japan, it has been the how the nuclear weapons are the very dangerous for the human being. सो नाउ डेज हम लोग को देखना है कि न्यूक्लियर वेपन के कारण कितना हम लोग का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आज तक भी वहां पे कोई एक अच्छा बच्चा नहीं पैदा होता है, दैट मीन्स कि फुल फ्लेज में उसका कोई भी बर्थ नहीं होता है, किसी ना किसी का कोई पार्ट उसका अनडेवलप्ड रहता है। तो यहाँ से पता चलता है कि हाउ द न्यूक्लियर पावर इज मच मोर डेंजरस एज वेल एज पावरफुल। तो हम लोग को जो ही न्यूक्लियर पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम लोग का एनर्जी डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं। वाटर साइकिल से हम लोग नॉर्मली वाटर से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, या तुम लोग का नॉर्मली जो हेवी रेडिएशन होते हैं, रेडिएशन से भी हम लोग जो
कैंसर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन में, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट वाला हम लोग यूज करेंगे, पॉजिटिव को यूज करते हैं न्यूक्लियर पर। Next is population explosion or the overpopulation. As we know that कि India is now the most of the important or the largest or the some क्या बोलते हैं overpopulated country in the world. 150 lakh करोड़ peoples are present in the India. तो that means कि 150 people के लिए जितना जगह चाहिए उतना जगह अगर नहीं होगा तो वहां पे मारपीट हो सकते हैं। एनवायरमेंट में हमेशा झगड़ा रहता है, खाने का दिक्कत होगी, हंगर हो जाएंगे, जॉब नहीं मिलेगा, एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So that's why the environment में overpopulation should be controlled. That means the birth rate should be controlled. Also, that's why like the China, it was that the order was given for the only single child. But nowadays it is has come to in India, the two child is the rule is there, but it is not the that means the full fledged or the forceful is not applied. So now it is time to control that birth rate by the one single child or the two child will be there. So that's why environmental education also shows how the population impact the air pollution also, as well as water also, water crisis also, so food crisis also. Next, ozone depletion. When the climate change is going there, the pollution level more in the our environment or the air condition. At that time, ozone comes inside but don't get outside to the stratosphere level, by which the temperature gets rise, for which the greenhouse effect appears. To combat this ozone depletion, we have to reduce the ozone gases or the like as the normally the greenhouse gases. We have to reduce greenhouse gases, which is the including most of the carbon as well as nitrogen. That kind of gases we should be reduced. In example, for example, we are using the nitrogen in the our AC as well as the fridge. So instead of AC is using much more, we have to reduce it. Like the nitrogen, we have to use the methane gases, naturally methane gases, instead of the chemically methane gases. Chlorofluorocarbon, which is present in the alcoholic products or in the deodorant or the perfumes, we have to reduce it. Or instead of this, we have to use natural products like the इत्र use करते हैं, या तुम लोग कपूर use कर सकते हैं. For that, instead of the perfumed use, by which the ozone layer depletion will be reduced. Next, pollution. As we discussed about all the things, the pollution is also important factor we know by the studying the environment. Next, the resource depletion. Here the resource means that the natural resources, coal, water, then some forest. These are the one kind of our resources. As the overpopulation is going there, to use the land as well as to stay the land, तो घर चाहिए, घर के लिए हम लोग को हम लैंड चाहिए, तो इसके लिए फॉरेस्ट को काट के घर बनाते हैं। वही फॉरेस्ट की ट्रीज को हम लोग जला के हम लोग खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए हम लोग केमिकल यूज करते हैं, तो फॉर विच द रिसोर्स क्यों होता है, डिप्लीशन होते जाता है। The day will be come, there will be no resources for the future. So that's why now it is recommended to reuse and recycle and reduce the materials as we use in the daily lives for our generation of the upcoming generation in future. अगर हम लोग ही खत्म कर देंगे सारे, तो हम लोग का जनरेशन के पास कुछ नहीं होगा, उनके लाइफ के लिए कुछ नहीं होगा। So that's why the environmental education helps how to study the resource depletion. अब आता है कि environmental awareness, is this the essential for us? Yes, it is essential because it helps in the protection of the atmosphere from the pollution level as well as the ozone depletion, as well as the protection of the land resources. Because nowadays हम लोग देख रहे हैं कि क्रॉपलैंड हम लोग का कम होते जा रहा है। क्रॉपलैंड अगर कम होते जाएगा तो फूड क्राइसिस विल बी देयर। सो दैट्स व्हाई द एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर कंट्रोल और द कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो प्लांट है, एनिमल है, ये सारी चीज डे बाय डे हम लोग का एक्सटिंक्शन होते जा रहे हैं। तो हम लोग को ये सारी चीज हम लोग को कंजर्व करना है। तो दैट्स व्हाई हम लोग को एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ना है। तो कैसे कंजर्व करना है, एक होता है इन सिटू एक्स सिटू, हम लोग को उसको नेचुरल हैबिटेट में भी कंजर्व करना है, उसको बाहर लेके भी कंजर्व करना है। बाहर जब जाते हैं तो हम लोग इधर घर में कंजर्व करते हैं, ना इधर हम लोग जू में कंजर्व करते हैं। तो दैट्स व्हाई हम लोग को पता होना चाहिए कि ये रिड्यूस होते जा रहे हैं, इनका नंबर रिड्यूस होते जा रहे हैं, तो ताकि हम लोग को उसको पहले से ही उसका नंबर बढ़ने की हम लोग सोच रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे ही हम लोग को पता चला कि हम लोग का जो ईगल है, ईगल जो हम लोग का नंबर उसका डिक्रीज होते जा रहा है, तो दैट्स व्हाई हम लोग को उनका जो है कल्टीवेशन करना है, उनको हम लोग आर्टिफिशियली उनका एग लेइंग करके हैचिंग करना है, उनका नंबर हम लोग को बढ़ाना है। फॉर विच नाउडेज द वल्चर हम लोग को स्टडी कर रहे हैं, वल्चर एज वेल एज ईगल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फिर आता है हम लोग का नॉर्मली होते हैं कि एनवायरमेंटल बाउंड मैनेजमेंट
sorry, sound management in the biotechnology and hazardous wastes. That means कि nowadays the biotechnology is the one of the important weapons for the bioworks as well as the daily life. जो भी देख रहे हैं हम लोग नॉर्मली मोस्टली हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी हुआ है। खाना बन रहा है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। टमाटर बड़े बड़े होते जा रहे हैं, 15 दिन तक भी रखो टमाटर वैसे ही वैसे हैं। तो ये सारी चीज बायोटेक्नोलॉजिकली हुआ है। बट हम लोग को वही बायोटेक्नोलॉजी में जब करते हैं ये सारी चीज, हम लोग उसमें केमिकल यूज करते हैं, ज्यादा केमिकल यूज करते हैं फॉर द हाइब्रिड प्रोडक्शन करने के लिए। इंस्टेड ऑफ केमिकल मच मोर यूज, हम लोग वहां पे ऑर्गेनिकली हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी यूज करना है। तो दैट्स व्हाई वहां पे हम लोग जैसे ही hazardous वेस्ट ना पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो खाते हैं ड्राई फिश, इट इज वन ऑफ द वन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रिपेयर्ड बाय द फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आवर ट्रेडिशन। और एक है कॉन्ट्री लिकर जिसको हम लोग हंडिया बोलते हैं। ये भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। लाइक ट्रेडिशनली हम लोग को ट्राइबल पीपल को पता नहीं है, तो वो लोग बना के इसको पीते हैं। बट बायोटेक्नोलॉजी आने के बाद हम लोग कोई भी प्लांट से, हम लोग कोई भी फ्रूट से हम लोग वाइन और बियर बनाते हैं या अल्कोहल बनाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बट कंट्री लिकर जो है वो लोग प्लांट प्रोडक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, जिसके कारण वो उनका नॉर्मली उनका होता है कि वो क्लियर करते हैं कि उनको काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं टोटली कि कैसे हम लोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में। फिर होता है कि हम लोग का इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। हम लोग जो वर्किंग कंडीशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वहां पे अगर वर्किंग कंडीशन सही नहीं रहेगा तो मूड भी हम लोग का अच्छा नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम लोग को वर्किंग कंडीशन भी हम लोग को करना पड़ता है। वर्किंग कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि कोई हम लोग का पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी होने के कारण हम लोग कभी-कभी काम करने का ध्यान नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सैलरी अच्छा नहीं है, काम ज़्यादा कराते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जैसे वर्किंग कंडीशन बोलते हैं काम तो अच्छी है, बट हम लोग को पैसा ज़्यादा नहीं मिल वहाँ पे हम लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते। तो वहाँ पे जो जैसे ही वर्किंग कंडीशन है, तो एनवायरनमेंट को बेस करके भी हम लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंट अगर क्लीन नहीं है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग वहाँ काम नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ पे हम लोग को हेल्थ इश्यू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ होता है कि हम लोग को इम्प्रूव करना है थ्रू द एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि दैट मीन्स कि ये जो डेवलपमेंट है अपने आप को डेवलप करने के साथ साथ एनवायरमेंट को भी डेवलप करना है, उसके साथ साथ पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करना है। यहाँ पे दिया है कि मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दैट मीन्स कि हम लोग का जो फ्यूचर में लोग आने वाले हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के हम लोग अपना देखेंगे, फ्यूचर के लिए कुछ रखना है। तो अभी जो यूज कर रहे हैं वो हम लोग लिमिटेड यूज करना है। अनलिमिटेड कर लेंगे तो हम लोग फ्यूचर के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए होता है कि उनका जो लाइफ जीने के लिए है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये सारी चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 में वर्ल्ड कमीशन ने दिया था। फिर अंडरलाइन के प्रिंसिपल्स भी सस्टेनेबल, हम लोग को पता है कि एक सस्टेनेबल जो प्रिंसिपल है नॉर्मली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स कि कंज्यूमर ह्यूमन रेस एंड प्रोड्यूसर नेचुरल सिस्टम। दैट मीन्स कि ह्यूमन जो है कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर जो है प्लांट है। ये दोनों सिम्बायोटिकली रहते हैं। प्लांट के साथ एनिमल, एनिमल के साथ प्लांट रहता है, बिकॉज प्रोड्यूसर कंज्यूमर लेवल होते हैं। उसके लिए सिम्बायोटिकली हम लोग को देखना है। तो इसलिए हम लोग जब जहाँ पे रहते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए बोला जाता है। तो फॉरेस्ट अगर रहेगा तो फॉरेस्ट से सारे प्रोडक्ट हम लोग को मिलते हैं, खाना मिल सकता है, पानी मिल सकता है, कपड़े मिल सकते हैं, रहने के लिए घर मिल सकते हैं। फिर रहता है कि एनवायरमेंटल मिस्टेक्स द पास्ट नीड नॉट टू बी रिपीटेड। हम लोग का जो पास्ट में हम लोग जो गलती किए हैं, हमारे जो फोरफादर ने गलती किए हैं, उसको हम लोग को गलती नहीं करना है। तो हम लोग को वो पहले क्या था, वहां पे भर भर के पेड़ पौधे थे, एनिमल्स थे, वो लोग जो मारते गए कि अपनी खुशी के लिए खाने के लिए मारते गए। तो अगर हम लोग वही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो एनिमल्स प्लांट वन दिन होगा, एक दिन आएगा कि वहां सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग अपना सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि ये सारी गलती हम लोग ना करें। नेक्स्ट है हेल्दी एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट शुड बी हेल्दी। जहां से हम लोग जाएंगे वहां पे हम लोग कम हेल्दी गिरेंगे। सीजन वाइज भी देखेंगे तो हम लोग को बुखार ना हो। अब क्या है कि डेली सबके घर में देखेंगे तो किसी ना किसी को किडनी डिजीज हुआ है, किसी ना किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज, किसी ना किसी को हार्ट डिजीज हुआ है, ड्यू टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अगर हम लोग एनवायरमेंटल क्लीनिंग करेंगे, पॉल्यूशन लेवल कम करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा, फिर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपरली रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग हेल्दी रह जाएंगे। कॉफ एंड कोल्ड हम लोग को रेगुलरली नहीं होगा। फिर है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग सोशली हम लोग देख रहे हैं कि रूरल से हम लोग अर्बन को आ रहे हैं।
तो जब अर्बन को आ रहे हैं सडनली हम लोग अपने लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग को देखना है कि धीरे-धीरे हम लोग को आना है। ठीक है, हम लोग सस्टेनेबल हो रहे हैं, बट सडनली अगर हो जाएँगे तो एनवायरनमेंट में हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। फिर आते हैं कि प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन है डिफरेंट लेवल एजुकेशन। जैसे देखो अभी आजकल हो रहा है कि एनईपी 2020 में हम लोग को बताया गया कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, इट विल बी प्रेजेंट टिल द 12th लेवल। यहाँ पे बताया कि प्राइमरी से लेकर 12th लेवल, वही चीज यहाँ पे दिखाया देखो कि लेवल प्राइमरी में हम लोग को क्या करना है कि अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट, दैट मीन्स की नॉलेज। नाउ डेज आप लोग देखोगे कि बच्चों को सिखाया जाता है कि आप घर में पौधा लगा के लेके आओ, तो बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा को जबरदस्ती बोलते हैं मुझे एक पौधा लाके दो, मुझे लेके जाना है, मुझे स्कूल में प्लांटेशन करना है। वो रोते हैं, जो भी करते हैं पूरा जिद्दी करके हम लोग प्लांट लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज क्या है ना, बचपन से ही हम लोग को सिखाया जाता है कि एनवायरमेंट की तरफ अवेयरनेस होने के लिए। बड़े जितने पॉल्यूट करते हैं, बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये सारे स्कूल में सीख के आते हैं कि एनवायरनमेंट ट्रेनिंग करता है। तो ये सारे चीज़ इम्पैक्ट दिखाता है बच्चे बड़ों को कि हम लोग को पॉल्यूशन नहीं करना है। अगर वही चीज़ हम लोग कंटीन्यूअसली बच्चे बोलने के बाद कंटिन्यू करेंगे, तो घर में जो होता है कि करने के बाद बच्चे खुद सीखते जाते हैं कि पॉल्यूशन करना। तो एक जगह हम लोग अगर अवेयरनेस करते हैं, तो दूसरी जगह भी अवेयरनेस करना चाहिए। ना कि एक जगह अवेयरनेस कराएँगे, दूसरी जगह पॉल्यूशन कराएँगे या डिग्रेडेशन करेंगे। तो ये होगा तो नहीं होता है एजुकेशन कंप्लीट। So that's it. Nowadays the awareness is in primary level from the home as well as the school level हो रहा है। फिर हो रहा है सेकेंडरी एजुकेशन। अब सेकेंडरी एजुकेशन फील्ड मैट्रिक तक आ रहे हैं, तो मैट्रिक तक जब आ रहे हैं तो हम लोग देखें कि रियल लाइफ के साथ हम लोग को सिचुएशन दिया जाता है, रिलेवेंस करा रहे हैं कि कैसे पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूशन लेवल में होने से क्या होता है, वाटर फ्लोड हो रहे हैं, वाटर फ्लोड होने से कैसे होता है, पॉल्यूशन इन द सॉइल कैसे करते हैं, सॉइल में अगर पॉल्यूशन होता है तो एटम या जो भी नीडेड हम लोग के इंसेक्ट है वो कैसे मर जाते हैं, सॉइल फर्टाइल कम हो जाता है, वाटर लेवल कम हो जाते हैं, टेम्परेचर राइज कैसे हो रहा है, ये सारी चीज हम लोग को अंडरस्टैंडिंग करना करते हैं ताकि रियल लाइफ में हम लोग सिचुएशन देखते हैं। फिर हायर सिस्टम का हायर सेकेंडरी एजुकेशन में हम लोग देखते हैं कि हाउ द कंजर्व करते हैं नेचुरल रिसोर्स को, हाउ तो हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल का हम लोग रेगुलरली यूज करते जा रहे हैं, बट कंजर्व करने की सोचते नहीं है, जिसके कारण हम लोग रेगुलरली डिमांड बढ़ते जाता है, यूज ज्यादा होता है, जिसके लिए इसका प्राइस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। नाउ डेज इसके लिए हम लोग क्या करें कि इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, सोलर व्हीकल यूज कर रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बना रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम ला रहा है ताकि सबको उसके तरफ जाए और उसका यूज करें टू रिड्यूस द पोल्यूशन और द फॉसिल फ्यूल। जब आते हैं हम लोग नॉर्मली यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल में, हम लोग वहां पे देखते हैं कि एप्टीट्यूड एंड इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग अपना जो स्किल और नॉलेज है वहां पे हम लोग अपना एटीट्यूड दिखा सकते हैं, वहां पे हम लोग टेक्निक्स निकाल सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे इतना एक साल में यहाँ पे इतना पोल्यूशन हुआ है, तो नेक्स्ट साल हम लोग को यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करना है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, हम लोग को कोशिश करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कराने के लिए, लोगों को बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कराने के लिए हम लोग मोटिवेट करेंगे। तो दैट्स से ये सारी चीज यूनिवर्सिटी एजुकेशन में है, जो कि ये सारी चीज जो बताया कि प्राइमरी से लेके एनवायरमेंट एजुकेशन, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द एनईपी 2020 का है। फिर जब पढ़ते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन, हम लोग जब एनवायरमेंटल साइंस पढ़े थे, हम लोग साइंस पढ़े थे, यहाँ पे एजुकेशन है, साइंस में मोस्टली टेक्निक रहेगा, बट एजुकेशन में सारे चीज रहेंगे। फॉर दैट लाइफ साइंस है, वोकेशनल है, फिजिकल साइंस है, फिर मैथमेटिक्स है। अब लोग सर एजुकेशन में मैथमेटिक्स क्या है, हम लोग जैसे ही देख रहे थे मैथमेटिक्स, एनर्जी कितना मिल रहा है और एनर्जी कितना यूज हो रहा है हम लोग का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। फिर ह्यूमैनिटीज, हम लोग का एक होता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे होता है, लाइक दैट ह्यूमैनिटीज होना चाहता है कि हम लोग एक प्लांट को काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, उसको भी तो दर्द होगा, ये सारी जो मेंटेलिटी होता है ये ह्यूमैनिटी होता है, तो उसके बदले हम लोग प्लांट लगाते हैं। फिर कम्युनिकेशन एंड आर्ट, हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड आर्ट, तो कैसे एनवायरमेंट एजुकेशन कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हम लोग नॉर्मली बर्ड्स को लेते हैं, पहले हम लोग बर्ड्स को यूज करते थे फॉर द कम्युनिकेशन के लिए, फॉर दैट हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल भी देखते हैं कि एक प्लांट यहाँ पे है तो दूसरे प्लांट वहां पे है, तो ये सारे जो रास्ते में प्लांट लगाते जाएंगे तो ये इस रास्ते से हम लोग जा सकते हैं एक जगह से अनदर रास्ता। फिर आर्ट्स, नॉर्मली जो होते हैं पोइट्री वाले होते हैं या कोई पेंटर होता है, तो नॉर्मली प्लांट एनिमल या एनवायरमेंट को देख के उसका सारी चीज करता है। पोइट्री हमेशा बारिश हो या रेन हो या कोई फूल हो या कोई पत्ते हो या कोई चिड़िया हो, उनके ऊपर उनका पोइट्री लिखता है, तो दैट मीन्स एनवायरमेंट अगर उसका
एक पॉजिटिव होगा या क्लीन अप एनवायरनमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आर्ट्स बनाएगा। फिर आते हैं सोशल स्टडी। सोसाइटी में रहते हैं तो ऑटोमेटिक सोशल स्टडी होगा। अर्थ साइंस तो सॉइल है, पत्थर है, उसके साथ साथ एटमोस्फेयर है, तो हाउ देयर इंटरडिसिप्लिन और द रिएक्ट। तो ये सारी चीज एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ने के कारण हम लोग पता कर सकते हैं। सारे ये सारी चीज इसलिए बोला जाता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। एनवायरमेंटल साइंस इज ओनली फॉर द साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल एजुकेशन इट इज द ओनली टू स्टार्ट बाय द थ्री ग्रुप्स आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट मल्टीडिसिप्लिन। इंटरडिसिप्लिन हो गया, तो ये मल्टीडिसिप्लिन हो गया। यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिन भी अगेन होता है, वही सेम होता है कि इंटरडिसिप्लिन भी होगा, मल्टीडिसिप्लिन भी होगा। अब आता है कि रोल ऑफ टीचर्स। हम लोग जैसे टीचर हैं या आप लोग कभी टीचर बनोगे या स्कूल में पढ़ाते भी हो, तो आपका एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन के कारण आपका रोल क्या है? फर्स्ट है कि आप बच्चों के भीतर मोटिवेट करना है कि टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, टू नो द चैलेंज, टू नो द प्रॉब्लम, टू नो द फेस द प्रॉब्लम्स। उनको बताना है कि ये सारे एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है, हम लोग को ऐसे काम करना है। आप लोग अगर काम करोगे तो आपका लाइफ एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, अच्छा लाइफ जियोगे आप लोग। इसलिए आपको बच्चों के अंदर मोटिवेट करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है। फिर होता है कि प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है कि हम लोग का वाटर पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन क्यों हो रहा है। एक होता है कि घर से हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, साबुन यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, जहाँ भी कपड़े खाते हैं, कपड़े धोते हैं तो उसका भी यूज करिए, ये जो हम लोग का क्या मतलब डिटर्जेंट यूज करें, वो पानी के कारण भी हम लोग होते हैं। फ्रॉम द घर से ही हम लोग उनको प्रॉब्लम्स बताते जाते हैं। फिर आते हैं कि विजिट्स। अब बोले कि विजिट्स क्या है? स्कूल कॉलेज में होता है कि स्टडी टूर होता है। अभी क्या है कि नाउ डेज हम लोग स्टडी टूर पहले जाते थे कि एक एरिया के बारे में पता करना है, उस एरिया के प्लांट्स क्या है, एनिमल्स क्या देखते थे। फिजिकल वाले जाते थे, इंडस्ट्री जाते थे, टेक्निक सीखते थे। पर नाउ डेज ये हो गया कि हम लोग घूमने के लिए जाते हैं बस। बट नहीं, घूमने के साथ साथ जब एजुकेशन होगा, एनवायरमेंट एजुकेशन या कोई भी पॉली, हम लोग इंडस्ट्री जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कोई हम लोग नेशनल पार्क जा सकते हैं, पार्क जा सकते हैं, तो वहां पे दिखा सकते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है। हिलटॉप भी जाके दिखा सकते हैं कि हिलटॉप में देखो कैसे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, कैसे एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, वाटर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, वाटर सोर्सेस कहाँ से निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज विजिट के कारण हम लोग को उनको बता सकते हैं। दैट मीन्स इट इज द फिफ्थ स्टडी ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन। फिर होता है कि प्रोवाइड प्रैक्टिकल जो होता है, मटेरियल्स हम लोग देंगे प्रैक्टिकल। आप लोग जैसे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको वाटर पॉल्यूशन हुआ है, आप कैसे स्टडी करोगे? तो आप लोग देखते हैं कि फ्लोराइड स्टडी करना है, क्लोराइड स्टडी करना है, उसके लिए हम लोग वो पानी दे देते हैं, केमिकल्स देते हैं, उसको आप टेस्ट करके देखते हैं कि हाँ पानी में इतना फ्लोराइड है तो इसलिए ये पॉल्यूशन है, इसमें लिमिटेड और रेगुलेटेड फॉर्म में है तो ये पॉल्यूटेड नहीं है। तो दैट मीन्स कि हम लोग वही चीज हम लोग कर सकते हैं, टीचर कर सकता है कि प्रैक्टिकल बेस में पीएच लेवल कितना हुआ है पानी में। तो लिटमस पेपर नॉर्मली होते हैं कि पानी में दिखा के हम लोग देखते हैं, देखो एसिडिक हो गया है, हम लोग का नॉर्मली हो गया है, हम लोग का एसिडिक से कम हो गए हम लोग, तो दैट मीन्स कि 7.5 से ऊपर हो गया है। तो हम लोग इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग सिखा सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं। कोई मतलब पता है तो ये पता कैसे लगे उसका चबा के हम लोग बता सकते हैं, या कोई पानी का टेस्ट भी बता सकते हैं कि पानी खराब हो गया है। फिर टॉक देने के लिए बाहर से कोई मोटिवेशनल स्पीकर को हम लोग बुलाते हैं जो कि एनवायरमेंटल एजुकेशनलिस्ट हो, एनवायरमेंट के ऊपर काम किए हो, उनको बुला के हम लोग उनका टॉक भी हम लोग कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू मोटिवेट करते हैं पीपल स्टूडेंट्स को कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए। फिर होता है कि डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। हम लोग को पता है कि डिबेट मतलब एक कंपटीशन है। डिबेट मतलब यहाँ पे तर्क होता है कि हम लोग एक तर्क करेंगे, एक ए ग्रुप अगर एक चीज बोला है, उसको बी ग्रुप उसको डिफेंड करेगा कि नहीं इसके पॉजिटिव होने से ठीक है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो दोनों का जब पॉजिटिव और नेगेटिव डिबेट होगा तो फाइनली जो रिजल्ट निकलता है दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द एनवायरमेंट एजुकेशन। नेक्स्ट है तुम लोग का डिस्प्लेज, एग्जीबिशंस, वर्क कैरिड आउट। आप लोग डिफरेंट डिस्प्लेज देखोगे, टेक्निक्स को डिस्प्ले के थ्रू दिखा सकते हैं। इंडस्ट्री में कैसे हाउ द पॉल्यूशन इज रिड्यूसिंग थ्रू द मशीन, ये सारे एग्जीबिशन होते हैं। या वाटर पॉल्यूशन को लेके हम लोग वाटर कैसे क्लीन कर सकते हैं वो दिखाते हैं। फूड में देखो कैसे बिना केमिकल के भी फूड बनता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसको खाने में टेस्ट कैसे लगता है, ये सारी चीज जो एग्जीबिशन या वर्कशॉप में होता है, ये भी सारी चीज टीचर्स बना सकते हैं। तो ये था हम लोग का नॉर्मली जो एनवायरमेंटल एजुकेशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब कंक्लूजन आते हैं तो चाइनीज एक बोलते हैं कि वर्ड बोलते हैं कि जब उनको बच्चे को एजुकेटेड करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि इफ यू प्लांट फॉर ईयर प्लांट राइस,
आप लोग को 1 साल के लिए अगर प्लान करना है, 1 साल ज़िंदा रहने के लिए प्लान करना है, तो आप राइस पैदा करो। अगर आपको सालों ज़िंदा है रहना है, 1 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहना है, तो आप लोग प्लांटेशन करो। क्योंकि एक ट्री अगर प्लांट कर देते हो, ट्री फल देगा, देन फ्रूट देगा, फ्लावर देगा, देन रहने के लिए घर देगा, उससे हम लोग कपड़ा भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग टसर निकालते हैं, सिल्क निकालते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके लिए ट्री करोगे। अगर आपको सेंचुरी रहना है, सालों तक आपको ज़िंदा रहना है, तो यू शुड बी एजुकेट। अगर आप एजुकेट हो सकते हो, एजुकेटेड हो, आप कहीं पे भी जाओगे ज़िंदा रह सकते हो। आपको कभी भी भूखमरी नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई द एनवायरमेंटल एजुकेशन अगर होता है, तो आप लोग कहीं पे भी जाओगे, आप एनवायरमेंट को क्लीन रखोगे, एनवायरमेंट को आप डेवलप करोगे, डिग्रेडेशन नहीं करोगे। तो ये सारे था हम लोग का एनवायरमेंटल एजुकेशन थ्रू द नॉर्मली हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हेलो, हेलो। हाँ सर। एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल एजुकेशन में कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके, तो नेक्स्ट वाला हम लोग चलते हैं। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लिए। अब आता है कि हम लोग एनवायरमेंट को मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग वहां पे देख लिए कि स्किल है, नॉलेज है, आइडिया है, हम लोग देख लिए कौन से लेवल पे हम लोग देखना है। अब मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेज किसको बोलते हैं? हम अपना बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि सुबह शाम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, खा के सो जाते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड मैनेजमेंट। हम लोग के मेन ईच एंड एवरी वर्क के लिए हम लोग अपना टाइम देते हैं। लाइफ, पर्सनल लाइफ अगर प्रोफेशनल लाइफ को जब हम टाइम देते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। क्योंकि हम लोग नाउअडेज हम लोग ओनली दो प्रोफेशनल लाइफ को टाइम दे रहे हैं, ये मैनेजमेंट नहीं है। तो लाइक दैट हम लोग जब एनवायरमेंट को टाइम देंगे, एनवायरमेंट को डेवलप करने में टाइम देंगे, उसको मैनेजमेंट हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि मेन एनवायरमेंटल इंटरफेस द कॉम्प्लेक्स बाउंड्री पर बायोफिजिकल एंड सोशियो कल्चरल सिस्टम इंटैक्ट। दैट मीन्स कि आप फिजिकली भी रहोगे, बायोलॉजिकली हो, फिजिकल एनवायरनमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, उसके साथ साथ सोसाइटी को भी टाइम दे रहे हो, सोसाइटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, तब जाके आप बोल सकते हो कि दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। ना कि आप लोग खुद मैनेज हो जाके, वो नहीं है। आपको सोसाइटी का भी मैनेज कराना है, सोसाइटी में जो नॉन लिविंग कंपाउंड है उनको भी मैनेज करना है, तब जाके आप बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है। नॉर्मली ये एक होता है कि अप्रोच होता है कि नेचुरल रिसोर्स जो है मैनेजमेंट को लेके, उसको पॉलिटिकली, सोशियली एज वेल एज एनवायरमेंटिकली हम लोग उसको मैनेज करेंगे। नॉर्मली एनवायरमेंट मैनेजमेंट जो होता है, नॉर्मली नेचुरल रिसोर्सेज को ही मैनेज करते हैं। कोल कितना यूज करोगे, कोल यूज करने से क्या क्या हो रहा है, अगर कोल रिड्यूस यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीज हम लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट करके देखते हैं। किस चीज में हम लोग कितना अमाउंट के कोल करेंगे तो पॉल्यूशन भी कम होगा, हम लोग का पॉल्यूशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है फॉसिल फ्यूल के, रिसोर्स भी कम नहीं होगा, लाइफ भी रहेगा, एनर्जी भी प्रोडक्शन होगा। तब जाके इसको बोलते हैं हम लोग एनवायरमेंट मैनेजमेंट। और क्या करता है, यहाँ पे मैनेजमेंट में देखते हैं कि ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट ज्यादा होते जा रहे हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन इम्पैक्ट कम होते जाएंगे, और एनवायरमेंट के साथ उनका जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होते जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो बाई which क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कम होते जाएंगे। कम होने के कारण या तुम लोग उसको नंबर उनका ज्यादा बढ़ा सकते हो, जैसे कि कोल है या पेट्रोल है या माइनिंग, जैसे आयरन ओर है, बॉक्साइड है, वो डे बाय डे हम लोग यूज करते जा रहे हैं, बट डेली हम लोग उनको यूज नहीं करते, बस हम लोग प्रोडक्शन करते जाते हैं, उनको निकाल के हम लोग ले आते हैं कि ओवर एक्सप्लोटेशन कर लेते हैं। उसको ओवर एक्सप्लोटेशन करने से हम लोग कुछ फायदा नहीं है। तो ये जो मैनेजमेंट है, हम लोग को जितना चाहिए उतना करेंगे। जैसे बोला जाता है कि जितना चाहिए उतना खाओ, उससे ज्यादा ना लो। तो इस वही चीज हम लोग है कि मैनेजमेंट करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को जितना चाहिए हम लोग उतना यूज करेंगे। अब देखो कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट में क्या क्या इशू आते हैं। क्या क्या इशू है, एक है एटमॉस्फेरिक साइंस, वाटर साइंस, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, सोसाइटी, एनवायरमेंट लॉ, एनवायरमेंट असेसमेंट करते हैं, माइग्रेशन, मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग करते हैं, फिर मैनेजमेंट ऑफ द प्रैक्टिस भी करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, इकोलॉजी भी देखते हैं, एर्थ साइंस भी देखते हैं। तो दैट मीन्स कि जब मैनेजमेंट करते हैं तो ये सारे चीज को चारों तरफ देख के हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये सारे, जैसे हम लोग एनवायरमेंट एजुकेशन में भी पढ़े, ये जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट था, तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट भी सेम है। ऑटोमेटिकली हम लोग एजुकेट होने के बाद
मैनेजमेंट करने की सोचेंगे। एक जस्ट मिनट। तो दैट मीन्स कि जब मैनेजमेंट आ रहा है तो हमें पहले देखते हैं कि वर्ल्ड कितना अफेक्ट हुआ है, एनवायरमेंट ह्यूमन बीइंग के कारण कितना अफेक्ट हुआ है। अभी जैसे देख रहे हैं कि हाथी, हाथी ह्यूमन बीइंग का जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हाथी लोगों के घर आ रहा है, हम उनके घर जा रहे हैं। हाथी कब लोगों के घर आ रहे हैं? जब हम लोग अपने लिए भी खाना बना रहे हैं या राइस प्लांट से राइस ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप प्लांट में क्रॉप बना रहे हैं फॉर द ईयर के लिए, तब हाथी आता है हम लोग। क्यों आ रहा है? कि हम लोग उससे पहले उनके घर में गए हैं, तो इसलिए वो भी हम लोग का आ रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज वन काइंड ऑफ इम्पैक्ट है। तो ये भी होता है कि वर्ल्ड जो इम्पैक्ट हुआ है ह्यूमन के कारण, हम लोग को भी स्टडी करना है। फिर आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मैनेजमेंट हेल्प करता है। अभी एजुकेशन में पढ़े, एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट क्लास में भी देखे थे कि हम लोग सस्टेनेबल यूज करेंगे, जैसे हम लोग हंगर को रिड्यूस करेंगे, पॉवर्टी रिड्यूस करेंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे, सैनिटेशन होगा, गाड़ी 10 गाड़ी की जगह एक गाड़ी में हम लोग सबको ही जाएंगे। तो ये सारी चीज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिहेवियर था, गोल था, हम लोग जब यूज करते हैं तो मैनेजमेंट भी वही होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है। फिर होता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। पॉलिटिकल में बोल दो ना कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट कर लेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी जब तक उसको रूल एंड रेगुलेशन में नहीं लाएगा तो नोबडी विल बी यूज इन द सोसाइटी। जब सोसाइटी में यूज नहीं होगा तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, एजुकेशन नहीं होगा। तो एजुकेशन नहीं होगा तो उसको टेक्निक्स नहीं बनाओगे, टेक्निक नहीं बनाओगे तो बायोटेक नहीं आएगा। तो ये चीज होता है कि मैनेजमेंटली हम लोग को बस आइडिया करने से क्या होगा, उसको मैनेजमेंट मैनेजरियल लेवल में फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल तक हम लोग को यूटिलाइज करना है। फिर होता है कि डिफरेंट डेवलपमेंटल पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम लोग को देखना है। तो इनको जो है इंटीग्रेट करना है, कि ना कि हम लोग डैम बना दिए, डैम बना के हम लोग डेवलपमेंट कर दिए कि वहां के एरिया के लोगों के लिए डैम बना दिए, वाटर का डेवलपमेंट कर दिया। बट डैम बनाने से लोगों के साथ जो क्रॉप फील्ड था, जो वहां पे लोग थे, उनको हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, उनको वहां से हटा देते हैं। और हटाने के बाद उनको कहीं पे भी हम लोग जगह देते हैं, तो अगर वो वेल वहां पे एस्टेब्लिश होते हैं तब जाके होते हैं वो डेवलप। ना कि हम लोग डैम बना के एक चीज हम लोग डेवलप करते हैं, बाकी चीज नेगेटिव हो गया। तो ये चीज होता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को डेवलपमेंट देखना है। नेक्स्ट होता है कि कैरेक्टर्स। तो नॉर्मली जो होता है कि जब कैरेक्टर देखते हैं कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट में मोस्टली सोशल इम्पैक्ट रहता है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट एज वेल एज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो मैनेजमेंट करने से हम लोग अपना सोशल लाइफ कैसे जी रहे हैं, उसके साथ साथ एनवायरमेंट में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो कितना डेवलप हो रहा है वो देखते हैं। तो ये इसलिए ये होता है कि बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कंसर्न में देखते हैं। इसको शॉर्ट टर्म में भी हम लोग यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेडिसिन खाते हैं, कुछ कुछ कैंसर में हम लोग शॉर्ट टर्म मेडिसिन लेते हैं, और कुछ कुछ में हम लोग लॉन्ग टर्म लेते हैं। तो पूरा लाइफ टाइम हम लोग को मेडिसिन खाना पड़ेगा। कुछ कुछ में शॉर्ट टर्म में हम लोग केमो ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, केमो ले लिए तो हम लोग चलेगा, बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि हम लोग हेल्थ इम्पैक्ट में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डिजीज आ जाते हैं, हम लोग के बॉडी में हेयर चले जाते हैं, कलर चेंजेस होते हैं। ये होता है हम लोग का इम्पैक्ट जैसे पड़ता है। लाइक दैट जो मैनेजमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी, तो हम लोग का जो मैनेजमेंट होता है मोस्टली 5 ईयर प्लान में हमेशा करते हैं, 5 से लेके 10 ईयर्स तक करते हैं, जो कंटिन्यूअसली होता है। फिर होता है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। हम लोग को यहाँ पे जब नेचुरली रहेगा उसको सोसाइटी के साथ देखते हैं। जैसे कि हुआ कि एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को काटने से सोसाइटी में क्या चेंजेस होते हैं, सोसाइटी के पीपल या वहाँ के आसपास के लोगों के लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, वाइल्ड लाइफ के लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी हम लोग को देखना पड़ता है। वहां पे अगर एक जगह जंगल नहीं है, हम लोग वहां पे एक बैर आइलैंड है, तो वहां पे जंगल लगाने से उसका उस एरिया में इम्पैक्ट क्या आता है, वहां पे सोसाइटी कुछ डेवलप होता है कि नहीं है, एनिमल्स वहां पे बढ़ रहे हैं कि नहीं है, वो देखते हैं हम लोग। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, नेचुरल के साथ साथ सोशल साइंस को भी मैनेज करता है। उसके साथ साथ वहां पे हम लोग मैनेजमेंट जो करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का था कि स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2014 में हम लोग का हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से हम लोग को कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, बट हम लोग उल्टा करते हैं, कहीं पे भी हम लोग फेंक देते हैं। हम लोग ओनली पॉलिसी बना के रख दिए हैं, टैक्स भी देते हैं, बट यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए पॉलिसी हम लोग बनाए कि नहीं बनाए, ये सारी चीज काम होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का। तो ये सारी चीज होता है कि ओनली मैनेजमेंट जो है हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है, कंस्ट्रक्शन साइड में एप्लीकेबल है, बट टोटली हम लोग जो सोसाइटी में हम लोग एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स की एप्लीकेबल है
बट यूजलेस है, हम लोग उसको टोटल लाइफ में यूज नहीं करते। टैक्स दे रहे हैं बट टैक्स क्यों दे रहे हैं हम लोग को पता नहीं होता है। लाइक दैट यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर एजुकेशन एजुकेशन हुआ है तो आप लोग को मैनेजमेंट भी कंपलसरी यहाँ पे पॉलिसी बनाना चाहिए और इंटीग्रेट करना चाहिए इन द टोटल लाइफ में। फिर एक मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट को पढ़ने से, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करने से क्या फायदा होगा। पहले है कि हम लोग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगा हम लोग बाय टेक्निकली, साइंटिफिकली और सोशियली एज वेल एज पॉलिटिकली हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ना कि हम लोग टेक्निकली बना दिए हैं, बस उस ऑर्डर को फाइल करने के लिए पॉलिटिकल लीडर का साइन चाहिए, वहां पे हम लोग एनवायरमेंट मिनिस्टर मना कर देगा, नहीं यहाँ पे आप लोग बना नहीं सकते। तो वो टेक्निक अगर पॉजिटिव भी हो रहा होगा वहां पे नेगेटिव हो जाता है। कहीं पे अगर एक होता है कि नॉर्मली हम लोग को जैसे होता है कि कहीं पे हम लोग को 400 केबी का लाइन जाना है, जंगल में 400 केबी का लाइन जाना है, वहां पे पहले हम लोग को लेते हैं कि रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू हम लोग को वहां पे देखते हैं कि अगर लाइन जाता है 400 केबी का, उस जंगल में क्या इम्पैक्ट कितना है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वहां पे करंट जाता है तो वहां के जो एनिमल्स है कितना अफेक्ट होंगे, वहां के आसपास के लोगों को कितना अफेक्ट होगा। तो इसलिए वहां पे क्या करते हैं कि मैनेज करते हैं कि पहले करंट जाने से पहले देखते हैं कि लोगों का क्या इम्पैक्ट होता है, पहले परमिशन लाते हैं कि कौन से रूट से जाएंगे, कि इस रूट से जाने से यहाँ पे एनिमल्स नहीं आते हैं, यहाँ पे प्लांट कम है, एनिमल्स की जगह ह्यूमन बींग्स भी कम आने जाते हैं। तब जाके ये प्रॉब्लम हम लोग मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। वाटर पोल्यूट हो गया डैम में या लेवल बढ़ गया है पानी, तो हम लोग अगर पानी डैम में नहीं खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली डैम टूट सकता है। अगर डैम खोलते हैं तो नीचे जो डाउनस्ट्रीम है वहां पे बाढ़ आ सकता है। तो वहां पे हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं कि कितने पानी छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, कब कौन से एरिया में पानी छोड़ेंगे, तो हम लोग का डैम भी टूटेगा नहीं, फ्लड भी नहीं होगा, सडन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का एक टाइप। फिर होता है कि रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, हम लोग का साइंस लैब में या कोई भी हम लोग का नॉर्मल जो सोसाइटी में है, एनवायरमेंटल के ऊपर रिसर्च करते हैं। कितना हम लोग का एयर क्वालिटी है, कितना हम लोग का वाटर क्वालिटी है, फॉरेस्ट कवर कितना हुआ, वाइल्ड लाइफ कितने हैं, ये सारी चीज हम लोग रिसर्च करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज हम लोग देखते हैं कि टाइगर कितने हैं। अभी रिसेंटली बोला गया है कि 4 दिन पहले बोला गया है कि 46 टाइगर विल कम टू द ओडिशा एंड आउट ऑफ व्हिच 20 विल बी प्रेजेंट इन द सातकोशिया। 15 से 20 हम लोग सातकोशिया रीजन में रखेंगे क्योंकि इट वाज द होमलैंड ऑफ द टाइगर एंड अर्लियर। तो दैट्स से ये होता है कि हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, उन टाइगर को लाके यहाँ पे मॉनिटर करेंगे कि टाइगर जिंदा रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। सिविल पाल में जाओगे, वहां पर ट्रैपिंग होते हैं, कैमरा लगा के मॉनिटरिंग होता है कि कितने टाइगर है, कौन सा वेराइटी के टाइगर है। तो जब ट्रैपिंग की मॉनिटरिंग देख रहे हैं तो हम लोग ब्लैक मेलानाइन के जो है, हम लोग का काला टाइगर इसको बोलते हैं, तो ये सारे टाइगर हम लोग को मिल रहे हैं देखने के लिए। तो इसलिए मैनेजमेंट जब अगर सही होगा तो ये सारे रिपोर्ट हम लोग का सही आएगा, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी मिलेगा, इकोसिस्टम आपको क्वालिटी मिलेगा। फिर होता है कि मेजर टू रिसोर्स कंजर्वेशन, हम लोग जो रिसोर्स है ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं उसको कंट्रोल ला सकते हैं, कम यूज कर सकते हैं, कम यूज करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको रिसाइकल करके फिर से हम लोग उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे लोहा बनाते हैं, लोहा जब निकालते हैं पत्थर से, तो लोहा जब निकलते हैं पत्थर से तो वेस्टेज से भी फिर से हम लोग निकालते हैं लोहा। वंस हम लोग का मेल्टिंग होके लोहा प्योर जो आयरन है वो निकल गया, जब उसका जो लिक्विड रहता है वह वेस्टेज जो हम लोग क्लीनिंग करते हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा हम लोग का लो क्वालिटी का आयरन रहता है। उस लो क्वालिटी आयरन को लेके हम लोग का स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री बनाया गया है। बट स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री क्या कर रहा है कि मोस्टली ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई नाउ डेज हम लोग को वो रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री को वो वेस्टेज को देने से पहले हम लोग उसको ग्रीन ऑडिट करते हैं, तो उसका साइन लेते हैं कि रिपोर्ट करने से पहले देखते हैं कि यू शुड नॉट बी पॉल्यूट द एनवायरमेंट। अगर यूज करे वेस्टेज को आपको पॉल्यूट नहीं कर सकते हो। एज पॉन्ड जो बना रहे हो आस पॉन्ड में बाउंड्री होना चाहिए, और आस पॉन्ड हमेशा पानी के साथ रहना चाहिए जिससे आस उड़ के कहीं दूसरी जगह ना जाए। फिर होता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे हम लोग का है कि स्मार्ट सिटीज बनाए गए। स्मार्ट सिटीज में हम लोग को सब लोगों को सुविधा के लिए बस बनाया गया है। तो बस में क्या है कि हम लोग को ज्यादातर हम लोग का पीपल क्या करे, पहले जहाँ पे 10 गाड़ी लेके जाते थे अभी बस में जाते हैं। तो 10 पीपल एक गाड़ी में जा रहे हैं तो एक गाड़ी में पोल्यूशन कम कम होगा। फिर उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि व्हीकल यूज करो, 25 साल का हो गया व्हीकल तो उसके बाद हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, सॉरी 25 बोले 15 साल यूज करने के बाद।
15 साल के बाद आप गाड़ी यूज नहीं कर सकते हो, उसको देखेंगे, उसका कंडीशन देखेंगे। तो ये सारी चीज होता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट कि कौन सा एरिया में क्या करना है। फिर है स्ट्रैटेजी टू सॉल्व द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यहाँ पे हमें प्लानिंग करना है, 5 ईयर प्लानिंग, 10 ईयर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी लेना है। वो स्ट्रैटेजी जो होता है वो साइंटिफिकली होता है, टेक्निकली होता है, पॉलिटिकली होता है, सोशली होता है। ये चारों जो होते हैं हेड होते हैं, सारे बैठ के सब लेके उनका जो आइडियाज लेके गेन करके स्किल लेके फिर उनका स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ना कि सडनली एक टीम बोला कि नहीं मैं ये जाके क्लीन कर दूंगा, ये नहीं हो सकता है। उसके लिए सबका होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई सब होंगे तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट मैनेजमेंट होता है। तो जब होता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट करते हैं तो उनका जो स्कीम रहता है कैसे करते हैं, उनका जो स्कीम होता है तो वो किस प्रोसेस में जाता है। पहले होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफाइन प्रॉब्लम्स। हम लोग देखते हैं कि पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट होती है कि प्रॉब्लम्स को देखते हैं। फिर बोलते हैं कि कितने साइज का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कितना बड़ा है। तो उसके डिपेंड पे हम लोग देखते हैं कि एक्शन प्लान लेते हैं। अगर वहां पे जैसे कि बोले कि डीडीटी, डीडीटी पहले यूज करते थे। तो नॉर्मल डीडीटी हम लोग यूज करते थे मच्छर उड़ाने के लिए और एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए। पर देखा गया कि डीडीटी यूज करने से सबको हो रहा है हम लोग का ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का। तो इंस्टेड ऑफ डीडीटी हम लोग ने क्या किया, दूसरा पेस्टिसाइड ले आए। दूसरा पेस्टिसाइड में क्या किया, डीडीटी का जो कंपाउंड था उसको ब्रेक कर दिए, उसको लोअर कर दिए, क्वालिटी चेंज कर दिए और उसमें एक दो कंपाउंड हम निकाल दिए। जो मिक्स करके डीडीटी था उसको निकाल के हम लोग लोअर क्वालिटी कर दिए। जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट मर रहे हैं, वो स्लोली मर रहे हैं और एनवायरमेंट कम पोल्यूट हो रहे हैं। पोल्यूट हो रहे हैं बट कम पोल्यूट हो रहे हैं। ये होता है हम लोग का एक्शन प्लान मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस इवैल्यूएशन। दैट मीन्स कि आप लोग जो इवैल्यूएट करोगे तो पहले इम्प्लीमेंट करोगे कि एक चीज हम लोग देखिए कि इवैल्यूएट करके देखते हैं कि पॉजिटिवली वो करेक्ट में है, अगर नेगेटिव में है तो वहां पे मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट करके देखेंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करके देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वहां पे हम लोग दूसरा प्लान यूज करते हैं। हम लोग का होता है ना प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी। तो वहां पे प्रोग्रेस करने के लिए हम लोग नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इवैल्यूएशन करते हैं। फिर होता है कि मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। जैसे पता है मॉनिटरिंग, आप लोग कहीं पे भी जाओगे, सिटी में कहीं भी जाओगे, भुवनेश्वर में कहीं भी जाओगे, देखना कि डिफरेंट डिफरेंट जगह हम लोग को मशीन लगाया गया है कि एयर क्वालिटी स्टडी करने के लिए मशीन लगाया गया है। वाटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह डिस्प्ले लगाया गया है ताकि वो लोगों को बता सके कि यहाँ पे वाटर क्वालिटी हम लोग स्टडी करके रिजल्ट बता रहे हैं। तो मॉनिटरिंग करते हैं। वहां पे पीपल के लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े डिस्प्ले से देखते हैं कि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन हुआ है, इतना पानी एंट्री कर रहा है, इतना पानी हम लोग को पॉल्यूट होकर बाहर निकाल रहे हैं। इंडस्ट्री में इतना मीट्रिक टन हम लोग का इस बार हम लोग का यूटिलाइज हुआ है और प्रोडक्ट हम लोग का 1000 मीट्रिक टन का बना है। ये सारी चीज हम लोग का मॉनिटर होता है। उसके साथ साथ जो पॉल्यूशन लेयर में होते हैं वहां पे एडजस्टमेंट करके हम लोग को रहने के लिए मैनेजमेंट कराते हैं, कैसे कंट्रोल में हम लोग रह सकते हैं। फिर होता है कि फ्यूचर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। फ्यूचर में हम लोग कैसे कर सकते हैं, टेक्निक्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, मशीन क्या बनाएंगे। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में धुआं कम कैसे करें। कार्बोरेटर आया, कार्बोरेटर में भी आजकल देख रहे हैं कि और कैसे हो सकते हैं कार्बोरेटर क्लीनिंग। तो इंजन हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, इंजन ऑयल देख रहे हैं, इंजन ऑयल की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं जिसके थ्रू कार्बोरेटर क्लीन हो रहे हैं। तो वही चीज होता है कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट करने के लिए फॉरेस्ट नहीं है, जहाँ पे हम लोग का फॉरेस्ट नहीं है वहां पे हम लोग वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना रहे हैं, लगा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होने के बाद धीरे धीरे 10 साल के बाद वो नेचुरल फॉरेस्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये होता है हम लोग का मैनेजमेंट का नॉर्मली प्लानिंग होते हैं। फिर होते हैं अप्रोचेस। तो नॉर्मली जो होता है अप्रोचेस जो होता है स्पेशल अप्रोचेस होता है। दैट मीन्स कि ब्रॉड माइंड में हम लोग अप्रोच करते हैं, सोशियली एंड इकोलॉजिकली अप्रोच करते हैं कि हाइड्रोस्फीयर में एक अप्रोच करेंगे, लैंड साइड में एक अप्रोच होता है। तो दैट मीन्स कि इकोसिस्टम बेस करके हम लोग देखते हैं कि अप्रोच कहाँ पे करना है। कि वही एक चीज के रूल को हम लोग अगर क्लाइमेट चेंज देखेंगे तो पहले हम लोग क्लाइमेट देखते हैं नॉर्मली ग्लेशियर। रिसेंटली जैसे दिया था कि ग्लेशियर हम लोग का बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स वहां पे मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो इसलिए वहां पे बोला गया है कि अमेजन फॉरेस्ट में जितने फॉरेस्ट लगे हैं आप लोग पेड़ लगा सकते हो। फिर आता है कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को आप अप्रोच करोगे। ये दोनों जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक्स के बाद फिर एनवायरमेंट मैनेजमेंट करोगे।
रूल एंड रेगुलेशन लाओगे, वायोलेशन अगर कोई कर रहा है तो वहां पे पेनल्टी करोगे, टेक्निक्स यूज करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का अप्रोच होते हैं। तो नॉर्मली अब जब स्पेशल आते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को देख रहे हैं कि लोकली होगा, रीजनल होगा, ग्लोबली होगा। अगर आपका प्रॉब्लम लोकल में है तो आप लोकली उसको कंसल्ट कर सकते हैं। रीजन वाइज दैट मीन्स कि एक स्टेट टू अनदर स्टेट। फॉर द एग्जांपल अभी हम लोग का महानदी का प्रॉब्लम चल रहा है, फिर पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट में अभी आंध्र प्रदेश को पॉजिटिव मिल रहा है, बट उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र as well as उड़ीसा को आ रहे हैं। तो ये होता है कि अप्रोच सही नहीं है। मैनेजमेंट अप्रोच बस ओनली फॉर द आंध्र प्रदेश सही है, बट नॉट फॉर द उड़ीसा as well as महाराष्ट्र। तो यहाँ पे इसलिए महाराष्ट्र एंड हम लोग का जो उड़ीसा है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द पोलावरम। तो वो होता है रीजनली। फिर होता है ग्लोबली। ग्लोबली जैसे बता रहे हैं कि अभी वार चल रहा है, वार के कारण कितने लोग मर रहे हैं, एनिमल मर रहे हैं, प्लांट मर रहे हैं, गैस बढ़ रहा है, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, जो बम गिर रहे हैं, बम के कारण वहां पे जो केमिकल है उनका लेवल बढ़ रहा है। तो ये होता है ग्लोबल अप्रोच। उनको मैनेजमेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को जो मैनेजमेंट देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली स्पेशल अप्रोच। तो यहाँ पे दिया है कि स्पेशल डायमेंशन इन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में बी चॉक्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ नीड, एस्पिरेशंस, परसेप्शंस, प्रायोरिटीज ऑफ इनोवेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। ये ना कि गवर्नमेंट ओनली रूल करेगा, यहाँ पे सोशली भी हम लोग को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स भी हम लोग को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाके स्पेशल अप्रोच पॉजिटिव में जाएगा। देन इकोलॉजिकली, इकोलॉजिकली हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेशन एक है, प्रिजर्वेशन एक, दोनों में डिफरेंशिएशन है। तो दैट मीन्स कंजर्वेशन क्या है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को हम लोग जितना चाहिए उतना यूज करेंगे, बाकी जो है कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हम लोग कंट्रोल करेंगे। कंजर्वेशन में जितना चाहिए हम लोग रखेंगे, अपने जो बैंक में रखते हैं कि मेरा सैलरी 15,000 है तो मैं 10,000 रखूंगा, 5,000 खर्चा करूंगा, तो फ्यूचर के लिए मैं 5,000 रखता हूँ और अपने अभी खर्चे के लिए 10,000 यूज करता हूँ। फॉर दैट इट इज ए कंजर्वेशन। पर प्रिजर्वेशन जब होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वो यूटिलाइजेशन होगा बट फ्यूचर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, अभी यूटिलाइजेशन नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो सम स्पेसिस और नेचुरल में सम सोशल यूटिलाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, हम लोग उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट कर देंगे, उनका नंबर बढ़ाएंगे, नेचुरल रिसोर्स है उनका नेचुरल रिसोर्स क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो दैट मीन्स कि वहीं पे होता है, वहां पे प्रिजर्वेशन होते हैं, कंजर्व नहीं होते हैं। तो ये सारी जो मैनेजमेंट यूज करेंगे तो फॉर द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन। फिर होता है कि अप्रोच। अप्रोच करने के लिए हम लोग क्या होते हैं कि आईएसओ 14001 यूज करते हैं। तो 14001 एक हम लोग का रूल जो है स्टडी है, हम लोग कोर्स है नॉर्मली, वहां पे वो आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का 14,000 हम लोग यूज करते हैं। मैनेजमेंट दैट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, प्लानिंग एंड एक्टिविटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिसेस। इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इंडिविजुअल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका, फिर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे चीज वहां पे मेंशन होता है। तो दे आईएसओ 14,000। उसके बाद डेवलपिंग करने के लिए सबका हम लोग आइडिया लिया जाता है। आइडिया लेने के बाद सबसे बेस्ट आइडिया जो होता है उसको मिक्सअप करके फिर न्यू आइडिया बनाया जाता है एंड रिव्यू द एनवायरमेंट पॉलिसी करते हैं। पॉलिसी जो बनाया गया उसके साथ रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद ये अप्रोच करते हैं इकोलॉजिकली। फिर होता है कि एलिमेंट्स, कैसे एनवायरमेंटल जो है मैनेजमेंट है, आप उसको मैनेजमेंट को यूज करते हैं। तो उसका है एक्ट है, पहले एक है एक्ट है। एक्ट अगर बन गया है तो एक्ट को कोई मना नहीं करेगा, तो ये एक्ट के अगर आप रूल के अगेंस्ट में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो कि उस रूल के विरुद्ध जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पेनल्टी लगेगा, कि आप वायोलेशन ऑफ द एक्ट करोगे तो उसके थ्रू आपको एक इम्प्रिजमेंट भी हो सकते हैं, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे पहले होता है एक्ट होता है। फिर होता है प्लानिंग। जब रूल आ गया कि इसके अकॉर्डिंग टू ये होना चाहिए, तो फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से आप फॉरेस्ट में पेड़ नहीं काट सकते हो। तो अगर काट रहे हो तो कौन सा प्लांट काट रहे हो, अगर काटना है तो प्लानिंग करना है, कब काटोगे, कहाँ से हम लोग लोगे, ऑर्डर लोगे, काटना है तो मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए, या नॉर्मली हम लोग को एक ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर के लिए प्लानिंग करोगे, कहाँ से लेके आओगे ऑर्डर, तो गवर्नमेंट देता है। फिर होता है कि करना क्या है, हम लोग करते क्या है, प्रोसीजियर्स करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, कंट्रोल करना है, ट्रेनिंग करना है फॉर द प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर रहता है चेकिंग। तो दैट मीन्स कि मॉनिटरिंग करोगे, ऑडिट करोगे, ईयरली आप कितना एनवायरमेंट को ब्रेक डिस्टर्ब किए हो, एनवायरमेंट में कितना एनर्जी यूटिलाइज किए हो, कितना आप लोग खर्चा किए हो, कितना आप लोग एनवायरमेंट को पॉल्यूशन किए हो, ये सारी चीज ऑडिट होता है।
उसके बाद पता कर सकते हैं कि कितना पोल्यूशन आप किए हो, कितना एनवायरमेंट में पेड़ काटे हो, इसके थ्रू आपको एक्ट के थ्रू आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। दैट मीन्स इट इज ए साइकिल फ्रॉम एक्ट, प्लान, डू, चेक। तो दैट मीन्स यहाँ पे बोला जाता है कि एपीडीसी, यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एपीडीसी फॉलो करते हैं हम लोग। फिर होता है कि व्हाट डज ईएमएस डज। जनरली एनवायरनमेंट में जो होता है कि सबको एक साथ लाता है, मैनेजमेंट को भी लाता है, जैसे बताया कि पॉलिसी होता है, देन प्लान है, रिव्यू है, मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, और एज वेल एज द कंट्रोल टू द मैनेजमेंट का। ये सारी चीज जैसे बताया कि पॉलिसीज उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे प्लान के थ्रू, प्लान आ गया उसको रिव्यू करोगे पॉजिटिव नेगेटिव, रिव्यू करने के बाद कौन से मेथड आप अप्लाई करोगे, वो मैकेनिज्म देखोगे, मैकेनिज्म होने के बाद उसको प्रोसीजर बाय स्टेप आपको उस मैकेनिज्म को यूटिलाइज करके फिर आप देखोगे कि एनवायरमेंट इश्यूज को कंट्रोल करते हो। तो ये होता है ईएमएस। जैसे फिर से बताइए यहाँ पे एनवायरमेंटल कंप्लायंस को फैसिलिटेट करते हैं, एड्रेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को देखते हैं, ब्रॉडन द एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज देखते हैं टू वर्क एंड हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। सबका पार्टिसिपेट लेना पड़ता है यहाँ पे, फिर जाके आप लोग उसको मैनेजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे फिर से देखो कैसे चल रहा है, देखो कहाँ से जा रहे हैं। पहले हम लोग पहले होते प्लानिंग करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर हम लोग कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट होने के बाद चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या होता है चेक करने के बाद रिव्यू करते हैं, चेक करके देखिए कि वो सही जा रहा है कि नहीं। उसके बाद रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट को चेक करते हैं, एक साल में हम लोग इम्प्लीमेंट किए, एक साल में रिजल्ट देखे, अगर पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव कम आ रहा है, तो नेगेटिव क्या आया है उसको पहले हम लोग रिव्यू करेंगे, नेगेटिव में हम लोग क्या डेवलप लाएंगे, फिर उसके लिए प्लान करते हैं। रिव्यू के बाद हम लोग नेगेटिव के लिए प्लान करते हैं, पॉजिटिव में तो ठीक है, नेगेटिव में क्या आ रहा है उसको भी कम करना है, तो नेगेटिव के लिए फिर से प्लान करते हैं, फिर से प्लान करने के बाद फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं। तो जिसके थ्रू एक फिर से हम लोग जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो कम होते जाता है, जब कम हो जाता है उसमें भी थोड़ा हम लोग का नेगेटिव रहता है, फिर हम लोग प्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम लोग ऑटोमेटिकली चेक एंड रिव्यू। ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है टिल हम लोग का एनवायरमेंट पॉजिटिवनेस में ना आए, तब तक हम लोग करते हैं। फिर होता है कि किसमें हम लोग एनवायरमेंटल सिस्टम देखते हैं, आईएसओ 14000, ठीक है, हम लोग का नॉर्मली हम लोग आईएसओ 14001 है, फिर एक कोड ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कंप्लायंस फोकस्ड ईएमएस है, इको मैनेजमेंट एंड ऑडिट स्कीम। हम लोग ये चारों के थ्रू हम लोग देखते हैं कि एनवायरमेंट कैसे करना है। तो आईएसओ 14000 जो है एक स्टैंडर्ड है एनवायरमेंट मैनेज के थ्रू, स्टैंडर्ड है टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मिनिमाइज टू हाउ देयर ऑपरेशन नेगेटिवली अफेक्ट। आपका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, आपका मैकेनिज्म जो है, आपका बिहेवियर जो है, कैसे एनवायरमेंट को अब नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है उसको रिड्यूस करने में आईएसओ 14001 आपको हेल्प करता है। उसके साथ साथ कंप्लाई द एप्लीकेबल लॉज, लॉज एंड रेगुलेशन भी ये फॉलो करता है। तो जिसके लिए जो इंडस्ट्री आईएसओ 14000 के वायोलेशन जाते हैं उनके थ्रू फर्दरली हम लोग एनवायरमेंटल लॉ एज वेल एज एप्लीकेबल कर देते हैं। एनवायरमेंटल लॉ के साथ साथ हम फॉरेस्ट लॉ, वाइल्ड लाइफ लॉ, वाटर एक्ट, ये सारी चीज हम लोग इसको एप्लीकेबल कर देते हैं, जिसके लिए वो जो विक्टिम होता है या क्रिएटर ऑफ द पॉल्यूशन और द क्रिएटर ऑफ द हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडर, वो ऑटोमेटिकली वहां पे पनिश्ड होते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ द आईएसओ 14001 क्या क्या रहते हैं, एनवायरमेंटल पॉलिसी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, चेकिंग, करेक्टिव एक्शन एंड मैनेजमेंट रिव्यू, जो कि हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे फिर वही सेम चीज है कि कैसे रहता है। फिर आता है पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या है, तो इज ए स्टेटमेंट अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंटल पोजीशन एंड वैल्यूज। नॉर्मली ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट एज वेल एज द इंडस्ट्री और द कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबका पॉलिसी अलग अलग रहता है, बट ये पॉलिसी जो रहता है कि एनवायरमेंट की तरफ ये पॉजिटिव पॉलिसी रहता है। तो जिसके लिए आईएसओ 14000 ऑल्सो स्टैंडर्डाइज करता है, जिसके थ्रू एनवायरमेंट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू 14001 इस सेड कि एनवायरमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, इंटेंशंस एंड डायरेक्शंस फॉर्मली एक्सप्रेस बाय टॉप मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट के थ्रू आप ये डिस्कस करोगे कि आप वर्किंग एनवायरमेंट कैसे रखोगे, अपने वर्किंग के चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसको कैसे रखोगे। तो ये होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी। यहाँ पे देखो फीचर्स देखो कैसे दिया है कि इश्यूड विद पॉलिसी स्टेटमेंट साइंड बाय फैसिलिटी मैनेजर। देन होता है कि मिनिमम इट कम्स टू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, एनवायरमेंटल कंपाइल्स।
दैट मीन्स कि हम लोग कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करेंगे, लेस पॉल्यूशन करेंगे या प्रिवेंट पॉल्यूशन करेंगे, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंप्लायंस भी रखेंगे, एनवायरमेंट को स्टेबिलिटी देंगे। फिर होता है कि ईएमएस फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग का ईएमएस जो है पॉजिटिवली काम कर रहा है। उसके साथ साथ पब्लिकली ये रिपोर्ट अप्रूवल होना चाहिए। पब्लिक अगर कोई देखता है कि हम लोग सोचो कि इंडस्ट्री है, वहां पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पोल्यूट कर रहे हैं, कौन सा गैस प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा गैस प्रोडक्शन से कौन सा डिजीज होते हैं, ये सारे चीज वो एक पब्लिकली उन वो नोटिस निकालते हैं या पब्लिकली इसको सबको बताया जाता है, रिपोर्ट में ये पब्लिश होता है। फिर होता है लास्ट में हमारे एनवायरमेंटल प्लानिंग। तो एनवायरमेंटल प्लानिंग जो होता है, तो ये एनवायरमेंटल प्लानिंग क्या है कि एनवायरमेंट के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, गवर्नेंस, ये चारों को मिला के जब आप डेवलपमेंट करोगे एनवायरमेंट, चारों का आइडियाज लोगे, स्किल लोगे, फिर आप अपना एक आइडिया गेन करोगे, तब जाके ये होता है एनवायरमेंटल प्लानिंग। ये क्या करता है कि मैनेज करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल सिस्टम एंड ह्यूमन बीइंग। हम लोग का नेचुरली जो प्रेजेंट है, जो नॉन लिविंग चीज प्रेजेंट है नेचुरली, उनके साथ हम लोग का ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, ये प्लानिंग में बताया जाता है थ्रू इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशियली एंड गवर्नेंस। तो क्या क्या होता है, कैसे होता है तुम लोग का एनवायरमेंटल प्लानिंग? नॉर्मली होता है कि आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स फ्रॉम द फैसिलिटी एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपका जो एक्टिविटीज है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है, वो कैसे काम करता है, ये आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट, अगर कोई पॉल्यूशन कर रहा है, कोई इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रहा है, तो उसके थ्रू हम लोग देखते हैं क्या क्या लीगल एक्टिविटी ले सकते हैं। वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है तो वाटर एक्ट लगा लेंगे, फॉरेस्ट कुछ काट रहे हैं, पेड़ पौधा कुछ काट रहे हैं, फॉरेस्ट एक्ट लगा देंगे, फॉरेस्ट काट रहे हैं, फॉरेस्ट में एनिमल रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, उनको डिस्टर्बेंस हुआ, उनको वाइल्ड लाइफ एक्ट लगा देंगे। उनके कारण एनवायरमेंट, टोटल एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट एक्ट लगा देते हैं। फिर देखिए कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पेड़ काट रहा है, तो कंस्ट्रक्शन एक्ट के थ्रू भी वायलेशन है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन भी एक्ट भी लगा देते हैं। तो नंबर ऑफ हम लोग का रहता है। नाउ डेज हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का भी एक लॉ है, उसको भी हम लोग एप्लीकेबल अभी कर देते हैं, जिसके थ्रू वो लीगल रिक्वायरमेंट्स हो जाते हैं। फिर होता है ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। हम लोग प्लानिंग करने से पहले ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, प्लानिंग भी होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। फिर होता है कि फॉर्मल ईएमएस प्रोग्राम। हम लोग नॉर्मली जो मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम है, उसको हम लोग नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट का जो स्कोप है, इसको पढ़ने से या एनवायरमेंट मैनेजमेंट में अगर हायर स्टडी करते हैं या हम लोग उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा? तो ये एनवायरमेंटल साइंस करने के बाद बच्चे क्या करते हैं कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट में उनका स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं ड्यूरिंग द हम लोग के एमबीए प्रोसेस में। नाउ डेज आ गया जैसे एग्री बिजनेस आ गया, तो वहां पे दिस प्रोग्राम काम करता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। वहां पे क्या होता है कि अवेयरनेस रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट, इसके बारे में 1970s में स्टार्ट हुआ। तो वेरियस पीपल मूवमेंट, जैसे चिपको मूवमेंट हुआ, आफ्रिका मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये सारी चीज में उसके थ्रू पीपल को पता चला कि नहीं, एनवायरमेंटल इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। इसके लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस लाना गया, जैसे ग्रीन पीस मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, एक्सेट्रा द सम ऑफ देम। Then advancement in the field of science and technology help to people to provide various tools। आजकल के एडवांस होने के बाद लोगों को पता चला कि टेक्निक्स क्या है, उसको कैसे टूल्स बना रहे हैं, उस टूल से हम लोग कैसे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन क्रिएट कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये सारे चीज हम पे एडवांसमेंट होते हैं। इसको हम लोग मैनेजमेंट के थ्रू एडवांस करते हैं विथ स्टैटिस्टिकली डाटा फॉर्मेशन टू प्रॉपरली सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स एंड हेल्प इन मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि स्टैटिस्टिकली भी कर रहे हैं, टेक्निकली कर रहे हैं, साइंटिफिकली भी हम लोग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करते हैं थ्रू मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता है हम लोग का एनवायरमेंटल प्लानिंग का फीचर। तो ये था हम लोग का एनवायरमेंटल एजुकेशन का मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। नो डाउट सर। ओके, अब आते हैं हम लोग के एनवायरमेंटल क्राइसिस। हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, एनवायरमेंटल क्राइसिस पढ़े थे कि ह्यूमन बीइंग के कारण एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या क्या होते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द कॉइन। तो दोनों एक कॉइन का दोनों पार्ट है, तो जिसके लिए हम लोग को ये पढ़ना जरूरी है, ताकि एनवायरमेंटल एजुकेशन में पढ़ ले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ ले, बट क्राइसिस क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ने से क्राइसिस के बारे में हम लोग को पता चलेगा।
इसमें क्या देखते हैं कि ओरिजिन एंड मैनिफेस्टेशन ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, ये क्राइसिस हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइसिस क्या है कि जापान में जैसे बताया कि न्यूक्लियर पावर का जो हुआ था, क्या होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो डेंजरस एक्ट हुआ था, बम ब्लास्टिंग हुआ था, उसका इम्पैक्ट क्या है नॉट ओनली द पीपुल टू द एनवायरमेंट क्या हुआ था। तो जिसके थ्रू वो होता है कि ओरिजिन देखते हैं। फिर होता है कि रिलेट एवरीडे एनकाउंटर्स with pollution, global warming, desertification, ozone depletion, many other of the larger pictures to environmental degradation. हम लोग फूड क्राइसिस ऑल्सो हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग स्टडी करेंगे। तो लीडिंग प्रॉब्लम्स क्या है, तो जनरली होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉक्सिन एंड प्लास्टिक इन द ग्राउंड। नाउ क्या है कि इंडस्ट्रियल हो, उसके साथ साथ टॉक्सिन एंड प्लास्टिक, नाउ तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक सिंपल प्लास्टिक जो है या प्लास्टिक बोतल जो है वो टोटली डिग्रेड होने के लिए 100 से 400 साल लेता है। दैट मीन्स कि मोस्टली मैक्सिमम 400 साल वो लेता है फॉर द डिग्रेडेशन to mix up in the environment or the soil. So that's why nowadays the plastic is the one of the important crisis for us. अभी बोला जाता है कि प्लास्टिक बोतल में पानी पीते हो तो हम लोग बॉडी पे माइक्रो प्लास्टिक ले रहे हैं। तो दैट्स वाई इंडस्ट्रियल भी हम देख रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रहे हैं, केमिकल बढ़ रहे हैं, गैसेस बढ़ रहे हैं। तो नाउडेज तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके कारण और क्या हो रहा है कि ग्लोबल वेदर पैटर्न्स में हम लोग चेंज हो रहा है। हम लोग को बोला गया था फॉर एग्जांपल कि दिस ईयर ला नीना आएगा और एल नीनो हम लोग का खत्म होगा। एल ला नीना आने से हम लोग का बारिश ज्यादा होगा और ठंडी ज्यादा होगा। बट यहाँ पे उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है, ला नीना तो आ गया है बट गर्मी ज्यादा हो रहा है। तो ये होता है ग्लोबल वेदर पैटर्न्स। फिर होता है कि फ्लड्स आते हैं, फूड क्राइसिस होते हैं, फिर स्नो स्टॉर्म्स होते हैं। स्नो स्टॉर्म्स हम लोग नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज में भर भर के होते हैं। एंड द स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट, अब डेजर्टिफिकेशन हो रहे हैं। नॉर्मली जहां पे प्लांटेशन था वहां पे अब डेजर्टिफिकेशन हो रही है, और डेजर्ट में अभी देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। नॉर्मली जहां पे ज्यादा बारिश होगा तो ऑटोमेटिकली देयर विल चांसेस विल बी सक्सेशन, तो दैट मीन्स कि वहां पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये होता है अनदर इम्पैक्ट। फिर है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन दैट मीन्स की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये सारी चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 3 दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये सारे कॉमन चीज। और माइनिंग, अब आप लोग भी बोर हो चुके हैं कि ये सारी चीज हम लोग कॉमन पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखना है कि ये सारी जो क्राइसिस है तो इसको हम लोग स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ क्या करना है। और क्या है कि प्लास्टिक टू फूड पैकेजेस टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, अनदर इम्पोर्टेंट जो है हम लोग का क्राइसिस है नाउ दे ई वेस्टेज। सारी चीज हम लोग देख रहे हैं ई वेस्टेज, एंड सारे ई वेस्टेज मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। हम लोग मोबाइल से देखे देखो, लैपटॉप देखो, वॉचेस देखो, फिर जो हम लोग का जो टीवी है, फिर कंप्यूटर जो डेस्कटॉप है, म्यूजिक सिस्टम है, ये सारे चीज हम लोग का ई वेस्टेज है। तो वो जो ई वेस्टेज बना है वो भी प्लास्टिक एंड फाइबर से बना है, जो कि इतने जल्दी हम लोग का डिग्रेड नहीं होते हैं। और ये सारे जो इलेक्ट्रिक आइटम है उसमें रेडिएटिव एक्टिव सब्सटेंसेस यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, और एक जगह बैठ के बिना हम लोग का कोई, हम लोग क्या बोलते हैं कि वेव से रेडिएशन से हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, क्राइसिस हो गया फॉर द वर्ल्ड। फिर मिलियन ईयर्स ऑफ इकोसिस्टम जो है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स एंड मैसिव डिफोरेस्टेशन। हम लोग का जो लक्षद्वीप है वहां पे जो कोरल आइलैंड है, कोरल रीफ्स है, नाउडेज दे आर द डिग्रेडेशन। उनका जो वॉल है, कोरल वॉल है, वहां पे अभी ब्रेक होने लगे हैं ड्यू टू द हीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। हम लोग का जो ओशियन ऑफ द अरेबियन सी, तो वहां पे हीट के कारण वहां पे वो चेंजेस हो रहे हैं, जो कि एक हम लोग का नॉर्मली बताता था साइक्लोनिक जो स्टॉर्म आते थे थ्रू दी अरेबियन सी, ये कम करते थे। नाउ डेज अगेन जो आने वाले जो 15 साल 20 साल है उसमें साइक्लोन ज्यादा आएंगे, क्योंकि कोरल रीफ जो था उसको ब्रेक करता था। फिर एसिड रेन, नाउ डेज जहाँ पे इंडस्ट्री होते हैं, पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, तो वहां पे जब बारिश गिरते हैं तो एसिड रेन, इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट वो हो रहा है, क्योंकि एसिड जिसके बॉडी में गिरेगा वहां पे जल जाते हैं। दैट्स एसिड रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द डेडली हम लोग का टॉपिक है फॉर द nowadays, as well as the fossil fuel। फॉसिल फ्यूल अगर फुल्ली कन्वर्शन नहीं होगा तो वहां पे पॉइजनस गैसेस होते हैं। आप लोग गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के टाइम देखना कभी कभी ब्लैक धुआं निकलते, काला धुआं निकलता है। ये होता है हम लोग का नॉर्मली कंबशन के कारण। अगर कंबशन सही नहीं होगा तो ये ब्लैक कलर का जो धुआं निकलता है
पॉल्यूशन करता है हम लोग का एनवायरमेंट को। फिर वोल्केनोज, वोल्केनो से हम लोग का जो है पॉइजनस एंड टॉक्सिक गैसेस इवोल्व है, क्योंकि वोल्केनो में मिक्सचर ऑफ मेटल्स रहते हैं। तो मिक्सचर मेटल के साथ साथ कभी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और ये सारी चीज जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है वो भी निकलते हैं। दैट्स व्हाई वो नॉर्मली जो होते हैं कि ये इरेक्शन होने के कारण टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्शन होते हैं। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ये भी हम लोग का एक इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रॉइंग ऑफ फार्मलैंड, हम लोग का जो एग्रीकल्चर लैंड है कम होते जा रहे हैं, ये भी नाउडेज ह्यूमन है। फिर होता है कि मैनमेड पॉल्यूशन, जितने भी पॉल्यूशन है हम लोग का वाटर हो, सॉइल हो, नॉइज हो या हम लोग का नॉर्मल एयर हो, ये सारे नाउडेज हम लोग का मैनमेड है, जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन भी ये सारी चीज को बना रहा है और एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है। फिर एयर पोल्यूशन जैसे बताया कि गैसेस पार्टिकुलर दैट हार्म टू पीपल और अदर लाइफ डैमेज। मटेरियल्स, मटेरियल्स को कब बोलोगे, आप बोलोगे मटेरियल रस्ट हो जाते हैं, आयरन जो है रस्ट हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी देखना, जहाँ पे घर बनाओगे एक अच्छी जगह घर बनाए हो, वहां पास में कोई इंडस्ट्री होगा, आप अच्छे कलर मार के घर बनाओगे, 15 दिन देखने के बाद वो कलर जो है डाउन होते जाते हैं, मिट्टी गिर के यह कलर हो जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आप देखोगे तो जोड़ा बड़बिल जाओगे, वहां पे माइनिंग है, माइनिंग एरिया में तो गाड़ी जाते हैं, भर भर के जाते हैं, इंडस्ट्री से ब्लास्टिंग के कारण वहां पे और लेके आते हैं, तो एट दैट टाइम धुआं होने के कारण एयर पोल्यूशन होते हैं। अगर आप साफ कपड़ा पहन के जाओगे वहां से रेड कपड़ा होके आओगे, तो दैट मीन्स कि कितना पोल्यूशन उड़ते हैं एयर पोल्यूशन में देख सकते हैं। तो दैट से ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है मैनमेड में। फिर क्या क्या है एयर पोल्यूशन में, ड्राई क्लीनिंग, पेंट, केमिकल मैन्युफैक्चर, वेस्ट डिस्पोजल, ये सब होते हैं एयर पोल्यूशन के सोर्सेस होते हैं। वुड स्टोव, हम जो लकड़ी जलाते हैं, गांव में लकड़ी जलाते हैं, वो एक ही होते हैं। फिर होता है कि फ्लोर मिल्स, फ्लोर मिल्स दैट मीन्स जहाँ पे आटा हम लोग निकालते हैं, गेहूं से आटा बनाते हैं, वहां पे भी उड़ते रहते हैं। अब बोले कि वहां पे तो खाने का चीज है, वहां पे पोल्यूशन कैसे हुआ, वहां पे पोल्यूशन कैसे हुआ, जब वो आके हम लोग के नाक में आएगा, आंख में आएगा, ये उड़ के जब आते हैं तब एयर के थ्रू आते हैं, जिसके लिए हम लोग उसको भी एयर पोल्यूशन के सोर्सेस करते हैं। तो इफेक्ट जब देखते हैं कि ह्यूमन बींग में हम लोग का छोटे इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस होते हैं, स्किन प्रॉब्लम होते हैं, आई इरिटेशन होते हैं, एनिमल्स में नोजिया होते हैं, वोमिटिंग होते हैं, तो ये सारी चीज एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स हो चुके हैं। प्लांट्स में भी देखते हैं तो प्लांट्स के ऊपर डस्ट एक लेयर बना देते हैं एयर पोल्यूशन के कारण, जिसके तो प्लांट्स को लाइट एंट्री नहीं हो पाता है, सनलाइट उनका लीफ में एंट्री नहीं हो पाता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ट्रीज क्या होते हैं, स्टंट हो जाते हैं, उनका हाइट नहीं बढ़ता है। एग्रीकल्चर लेवल में वहां पे नॉर्मली वो हाइट छोटे हो जाते हैं, फ्रूट साइज कम हो जाता है, तो फ्लावरिंग नहीं होते हैं। ये सारी चीज हम लोग का होता है एयर पोल्यूशन के इफेक्ट होते हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन से जो बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर तुम लोग का जो गैसेस है, CH4 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन हुए तुम लोग हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, ये सारे जो टॉक्सिक गैसेस है, जब इनका अमाउंट बढ़ते जाता है, एनवायरमेंट में बढ़ते जाता है, तो ओजोन लेयर जो होता है कि बाहर नहीं जा पाता है, ओजोन लेयर में ब्रेक हो जाता है, एटमोस्फेयर में ये सारी चीज बाहर नहीं जाते, ओजोन के अंदर ही रह जाते हैं, जिसके थ्रू ओजोन को ब्रेक करते हैं। जब ओजोन ब्रेक करते हैं तो यूवी रेज एंट्री कर जाता है और बाहर ये चीज पॉल्यूटेड गैसेस के कारण बाहर नहीं जा पाता है, ओजोन के बाहर नहीं रहे, और वो एनवायरमेंट में टेम्परेचर राइज करता है, जिसके थ्रू हम लोग को टेम्परेचर डे बाय डे राइजिंग होते जा रहे हैं, विंटर में विंटर कम होते जा रहे हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज हो गया है। यहाँ पे जो दिया कि ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो प्रोड्यूस दैट हैव कंट्रीब्यूटेड 0 to 0.6 डिग्री सेल्सियस, अब नाउ दिस इज मोर देन द 0.6, इट्स नाउ 10 डिग्री, दैट मीन्स 0.10 से अब लोग ज्यादा हो चुका है, 0.6 है तो ये पे 0.100 हो गया है। तो दैट मीन्स की टेम्परेचर जो प्रोसेस में जा रहा था कि उससे ज्यादा हम लोग ह्यूमन भी दे रहे हैं। तो ये जो गैसेस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, घर से हम लोग एसी लगा रहे हैं, फ्रिज लगा रहे हैं, इंडस्ट्री में भर भर के फ्रिज लगा रहे हैं, अरे हम लोग वैक्यूम जो हम लोग क्या बोलते हैं डिओड्रेंट यूज करते हैं, लग्जरी आइटम यूज करते हैं, नाइट्रोजनस गैस हम लोग कंजर्वेशन करने के लिए यूज करते हैं, इसके कारण हम लोग का एयर पोल्यूशन में हम लोग का ये चीज बढ़ते जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते जाते हैं। फिर होता है कि क्लाइमेट क्राइसिस के साथ हम लोग कैचिंग अप गेटिंग करते करते हैं, तो दैट मीन्स की स्केलिंग करेंगे, टैकल्ड बाय अ होल ऑफ द सोसाइटी एक्टिंग टुगेदर थ्रू गवर्नमेंट। हम लोग सोसाइटी जब एक्ट करेगा टू द पोल्यूशन और द क्राइसिस थ्रू गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस को रियल इफेक्ट करते हैं। But governments in particular will need to more than the sell their green policies one by one to the public opportunistically on the basis of their incidental benefits or hiding their cost. That means कि अभी गवर्नमेंट को क्या है कि सारी चीज ग्रीन करना है,
आपको ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बाइक हम लोग बोल रहे हैं, ग्रीन फूड, नॉर्मली सारे हम लोग को इको फ्रेंडली करना है। तो इसके लिए उसको ह्यूमन भी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, सारे हम लोग को सेल करना है या हम लोग को प्लानिंग करना है, जिसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि अप टू 2019 हम लोग नाउडेज फॉसिल फ्यूल की जगह हम लोग सीएनजी यूज कर रहे हैं। हम लोग को गवर्नमेंट ने बोला कि पेट्रोल की जगह आप सीएनजी यूज कर सकते हो। तो इस टाइम हम लोग के जितने नॉर्थ में है वहां पे सीएनजी पहले यूज हो रहा था। नाउ डेज अभी हम लोग के नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज ईस्ट में हम लोग सीएनजी यूज करें, धीरे धीरे साउथ में भी अभी यूज होना स्टार्ट हो गया है। ड्यू टू दैट मीन कि हम लोग को ग्रीन यूज करना है। अब सीएनजी के बदले अब इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल सोलर भी आ गए हैं, जो कि गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आप व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो सोलर व्हीकल यूज कर रहे हो तो आपको सब्सिडी मिलेगा। So that's why they are using. Another thing is that government should make a strong, bold, courageous effort to get out the explain and protectively to public depth and horror of the crisis. यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सोसाइटी को जो है उनके से स्ट्रांगली होना चाहिए, बोल्डली उनका एक्ट को फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जब तक ये एक्ट एंड रूल को फॉलो नहीं करेगा स्ट्रांगली, तब तक वो पब्लिक जो है अवेयरनेस नहीं करेंगे, पब्लिक डरेंगे नहीं। अब जैसे कि तुम लोग व्हीकल मोटर व्हीकल एक्ट के कारण अब है कि आप बिना हेलमेट के जा रहे हो तो 1000 है, पहले था 100 तो 1000 हो गया। तो लोग अभी इसलिए क्या के डर के मारे अभी हम हेलमेट पहन के जा रहे हैं। तो फॉर दैट की गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आएगा, जब रियल में पॉलिसी लेके आएंगे तो दी हम लोग लॉ के कारण, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी यूज फॉर द ग्रीन सिस्टम। नेक्स्ट है इलीगल लॉगिंग, द हार्वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन परचेस और द सेल ऑफ टिम्बर इन वायोलेशन ऑफ लॉज। दैट मीन्स कि इलीगली हम लोग जब करते हैं, चुरा के लाते हैं, रात को जब लकड़ी चुराते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग जब फिल्म देख रहे हैं, हम लोग नॉर्मली जो पुष्पा फिल्म में देख रहे हैं कि वहां पे चंदन का जो लकड़ी है वो चुरा ले जाते हैं इलीगली, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को भर भर के नॉर्मली हम लोग का जो उनका टैक्स से लॉस हो रहा है। नॉट ओनली टैक्स, फॉरेस्ट में जब चंदन का पेड़ कट जाता है तो उसका इन्वायरमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि चंदन जो है कि डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करता है और उसके साथ साथ वो दूसरे प्लांट को भी ग्रो करने में हेल्प करता है एंड एनवायरमेंट को कूलिंग रखता है। तो जब इसलिए इलीगली ये जो परचेज और सेल एज वेल एज कटिंग डाउन होता है, तो यहाँ पे नॉर्मली एक वायोलेशन ऑफ लॉज होता है। हार्वेस्टिंग प्रोसीजर इटसेल्फ में भी इलीगल, दैट मीन्स आप चुरा के लेके जा रहे हो। कटिंग द ट्रीज विद द हेल्प ऑफ दी आप हैंड्स जॉज, हम लोग हाथ से काटने की जगह हम लोग आप मशीन लगा देंगे। मशीन लगा दैट मीन्स पेट्रोलियम हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, जिसके थ्रू वहां पे साउंड इफेक्ट होगा एज वेल एज द केमिकली भी रिएक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स की इंक्लूडिंग यूजिंग करप्ट मीन्स टू गेन एक्सेस टू फॉरेस्ट, रात को जाएंगे, छिप छिप के जाते हैं, दैट मीन इलीगली फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। एक्सट्रैक्शन विदाउट परमिशन, हम लोग एक्सप्लोइट करते हैं, प्लांट को काट के ले जाते हैं विदाउट परमिशन। टू फॉर्म ए प्रोटेक्टेड एरिया, द कटिंग डाउन, हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया से छुपा के रहते हैं। अभी जैसे आप लोग न्यूज में आते हुए देखेंगे सिविल पर बाइक पर हर दिन कोई ना कोई हम लोग का जो शिकारी पकड़े जाते हैं, तो वो लोग क्या छुप के जाते हैं, अंदर जंगल की तरफ छुप के जाते हैं। तो दैट मीन्स प्रोटेक्टेड एरिया में ये सब इलीगली यूज करते हैं। कटिंग डाउन ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज, दैट मीन्स कि जैसे टाइगर है एक प्रोटेक्टेड स्पेसीज है, उसको मार दे रहे हैं। प्लांट जैसे प्रोटेक्टेड है, चंदन जैसे बताए वो प्रोटेक्टेड स्पेसीज है, उसको काट देते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ टिम्बर इन एक्सेस, टिम्बर भी एक्सेस जब निकाल देते हैं, ये भी एक होता है हम लोग का साल ट्री। साल ट्री अगर काट के एक साथ ले जाएंगे तो टिम्बर एक्सेस हम लोग कट जाता है, इसके थ्रू भी ये एक फॉरेस्ट क्राइसिस हो जाते हैं। फिर माइनिंग, माइनिंग तो हम बात कर चुके हैं। माइनिंग जैसे होता है, माइनिंग जब हो गया एक्सट्रैक्शन वैल्यूएबल मिनरल्स और अदर जियोलॉजिकल मटेरियल्स, जैसे ओर, आयरन ओर है, बॉक्साइट ओर है, गोल्ड है, तो ये सारी चीज जहाँ पे होते हैं वहां पे उनका जो कलेक्शन होता है, तो ये भी एक होता है कि माइनिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्राइसेस होते हैं। आप लोग फिल्म केजीएफ में देखेंगे कि वहां पे देखो जब माइनिंग हो रहा है, गोल्ड माइनिंग हो रहा है, वहां पे जो एरिया था टोटली पॉल्यूटेड था। आज जो लोग उस एरिया में आप लोग स्टडी करोगे, रियल स्टोरी स्टडी करोगे, वहां पे एसिडिक कंडीशन हो गया था। तो दैट मीन्स कि गोल्ड जितने कलेक्शन करते जा रहे हैं वहां पे एसिडिक कंडीशन हो, दैट मीन्स कि माइनिंग के कारण वहां पे उनका एनवायरमेंट और वाटर में एसिडिक लेवल बढ़ गया था। So that means the mining is also one important factor of the crisis nowadays by for the sustainable development. तो ये माइनिंग क्या होता है, डिपोजिट फ्रॉम मिनरलाइज पैकेट दैट इज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द माइनर। तो इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए माइनिंग जो होता है माइंस में कलेक्ट करते हैं। नाउडेज हम लोग जैसे बोलते हैं केउंझर, केउंझर इज द वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द उड़ीसा व्हिच इज हैविंग द लार्जेस्ट माइनिंग, तो इसको माइनिंग डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। बट माइनिंग वहां पे जो लीज में लेते हैं वो लोग डेवलप होते हैं,
इकोनॉमिकली होते हैं, बट सोशियली इकोनॉमिकली अनडेवलप्ड रह जाते हैं केओंझर के जो एरिया में यहाँ पे माइनिंग है। तो दैट्स व्हाई ये भी एक क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस एज वेल एज सोशल क्राइसिस, एजिकली दो एनवायरमेंटल क्राइसिस। फिर डिजास्टर, फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे देखो जैसे पिक्चर में देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर। द इन द few days ago in the 2020 and 21 the forest fire that is present in the Amazon rainforest. It devastates the number of animals as well as plants because Amazon rainforest is known as the heart as well as the lungs of the our earth. क्योंकि जितना ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है टोटल अर्थ को, या वर्ल्ड में जितना अर्थ मिलता है वहां से हम लोग 1/4 ऑक्सीजन देता है हम लोग को अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो वहां पे जब फायर लग जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वहां के जो एनिमल्स थे वो भी मर गए थे, तो उनका नंबर भी डिक्रीज हो गया, एनवायरमेंट डिग्रेड हो गया। तो नाउ डेज इट हैज नॉट बीन फुलफिल्ड येट, इट इज स्लोली फुलफिलिंग। तो उनका रेट अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो दैट्स ए नेचुरल डिजास्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो जो होता है कि हम लोग का नॉर्मली क्राइसिस में आते हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डेवलप करने से रोकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग देखें कि प्रोजेक्ट्स क्या क्या लिया गया था। हम लोग देखते हैं कि सेव आवर सिटी, सेव आवर सॉइल, ये प्रोजेक्ट एक गया था यूनाइटेड स्टेट में। 6 सेंचुरी सेंस लिखा है कि उसका जो था, उनका सेंट बोलते हैं उसको, पैसे को सेंट बोल रहे हैं। फिर सेव आवर एयर, सेव आवर वाटर, इनके थ्रू भी हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्ट लिए थे यूनाइटेड स्टेट में। मैनग्रोव प्लांटिंग, हम लोग के इंडिया में देख रहे हैं गंगेटिक जो है हम लोग का लेक है, जो बांग्लादेश में हम लोग उससे लेके हम लोग सुंदरबन एरिया में है, ये सारे लार्जेस्ट हम लोग का मैनग्रोव है। उड़ीसा में भी देखेंगे तो भितरकनिका भी एक मैनग्रोव है। और मैनग्रोव जो होते हैं वहाँ के जो फिश कंटेंट होते हैं, या नॉर्मली वहाँ के जो सॉइल होते हैं वो साइक्लोनिक एरिया होते हैं। साइक्लोन से बचने के लिए मैनग्रोव एरिया में नॉर्मली हम लोग प्लांटिंग करते हैं, मैनग्रोव प्लांट करते हैं। तो सुंदरबन जो था सुंदरी प्लांट के लिए था, नाउ द सुंदरी प्लांट इज नो मोर, ओनली 1 to 2 plant is there. So that's why nowadays the project has taken to conserve the Sundari plant in the Sundarban. So that's a mangrove plantation is going on. In Puri district also, some mangrove plantation is going on to combat the our cyclone during the Tipli and Fani. हम फनी के कारण जितना हम लोग डिवास्टेशन हुआ था उसको कम्बैट करने के लिए नाउडेज मैनग्रोव प्लांटिंग भी हो रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट अभी नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनली हो रहा है। फिर बीच क्लीनअप, हम लोग बीच घूमने जाते हैं, वहां पे बिस्किट खाते हैं डाल देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बोतल फेंक देते हैं, चिप्स खाते हैं प्लास्टिक फेंक देते हैं, और यूज करते हैं कपड़े यूज करते हैं वहां फेंक देते हैं, शैम्पू यूज करते हैं फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज जो फेंक देते हैं, नारियल पानी पीते हैं फेंक देते हैं, जो कुछ भी खाना खाते हैं फेंकते हैं। तो दैट मीन्स कि वहां पे बीच डे बाय डे is going to be dirty. So that's why nowadays the programs are taken by the Environmental Society of Odisha, India, in everywhere taken for the conserve the beach. अगर आप बीच क्लीन करोगे तो वहां के जो एनिमल्स है तो वो लोग भी बीच आ सकते हैं, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। That's why it is also one program is taken for the social development. Another tree planting. Every year one month week is going on for the plantation week also known as. Everywhere government, non-government, NGOs, private and people, schools, colleges are making the program for the plantation program. That's why so in which they are the awareness each other for the planting a tree for better environment as the better future. फिर अवेयरनेस, जॉइन द मूवमेंट, हमने प्लास्टिक जो है डस्टबिन में डालने के लिए बोला है। डस्टबिन में हम लोग डालेंगे तो फिर देखते हैं कि रेड डस्टबिन है तो वहां पे बायोलॉजिकली डस्टबिन जो हम लोग फेंकेंगे, अगर ड्राई है तो ड्राई को हम लोग ब्लू में डालते हैं, अगर हम लोग का नॉर्मली जो होता है कि डिग्रेडेबल हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल, उसको ग्रीन में डालते हैं। येलो जो है प्लास्टिक है पेपर है उसको हम लोग येलो डब्बे में डालते हैं। तो दैट मीन्स की नंबर ऑफ हम लोग डस्टबिन से आर दे आर प्रेजेंट फॉर द डस्टबिनिंग। ये सारी चीज हम लोग डस्टबिन में अगर हम लोग का जो एटीट्यूड रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग धीरे धीरे हम लोग एनवायरमेंट को हम लोग क्लीन अप कर सकते हैं। फिर आते हैं ग्रीन सिटी। तो ग्रीन सिटी कब हो सकता है, जब हम लोग लेस यूज करेंगे, फॉसिल फ्यूल जो व्हीकल है लेस यूज करेंगे, साउंड पोल्यूशन कम करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, लोगों को अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा फूड मिलेगा। एट दैट टाइम हम लोग बोल सकते हैं ग्रीन सिटी एंड सस्टेनेबल सिटी होता है। एट दैट टाइम हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन बिकम सक्सेस होते हैं। फिर आते हैं रिसाइकल। यहाँ पे आप लोग देखते हो कि रिसाइकल, आप लोग देखोगे कभी कभी क्या होता है, कूड़ा वाला आता है, कचरा वाला आता है, प्लास्टिक को अलग करता है, ग्लासेस को या कांच को अलग करता है, वो लेके फिर से उसको हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं, उसको प्लास्टिक से डिफरेंट मटेरियल बनाते हैं, बोतल भी बनाते हैं, कभी कभी मैट बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, कप बनाते हैं, ये सारी चीज रिसाइकल होता है, रीयूज होता है।
तो इससे बेटर है कि हम लोग डेली लाइफ में प्लास्टिक को अगर रिड्यूस कर लेंगे तो ये सारी चीज करने की नौबत ही नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल प्लास्टिक यूज करना हम लोग छोड़ देंगे। फिर होता है कि ट्रैश फैशन। नाउ डेज क्या है कि जितने भी ट्रैशेस हैं आजकल फैशन में हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्रैश फैशन में लेफ्ट में देखो सारे चिप्स के पैकेट से बना है ड्रेस। प्लास्टिक का जो चिप्स है वो उस चिप्स के पैकेट से बना है, वो ड्रेस बना है। तो दैट मीन्स कि वहां पे नॉर्मली वहां पे देखते हैं कि एक प्लास्टिक से भी ड्रेस बनाते हैं। सेकंड पिक्चर से देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर से हम लोग ड्रेस मटेरियल बना रहे हैं। तो नाउ डेज द ट्रैशेस से हम लोग ड्रेस बना रहे हैं। लास्ट टाइम में भी देखो वही प्लास्टिक से बना रहे हैं, पुराने कपड़े से वो ड्रेस बना रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं। फिर इवैल्यूएशन करोगे तो एक साइड में देखो जंगल कितना डीप है, एक साइड में जंगल में कितना ग्रीन है। तो दैट मीन्स कि अगर प्लांटेशन करते जाओगे तो धीरे धीरे जंगल क्या होगा, हम लोग का डेंस होते जाएगा। तो ये होता है कि हम लोग क्राइसिस से ओवर करने कम करने के ह्यूमन इम्पैक्ट से ओवरकम करने के लिए प्लांटेशन इम्पैक्ट है। फिर है सेविंग द अर्थ एंड ह्यूमैनिटी, वन ट्री एट ए टाइम। हम लोग बोलते हैं कि अगर आप एक प्लांट यूज करते हो, प्लांटेशन करते हो, तो टोटली आप अर्थ को सेव करते हो, एज वेल एज ह्यूमैनिटी को भी आप सेविंग करते हो। तो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीवन शुड बी प्लांटेशन ए ट्री। ये होता है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए एक चीज। अनदर होता है कि हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग खुद करने से नहीं होगा, ये एक कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सब कोई मिलके हम लोग अगर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तब जाके हम लोग का एनवायरनमेंट प्रिजर्व करेगा और एक हम लोग अच्छे वर्ल्ड में हम लोग जी सकते हैं। तो दैट मीन्स हम लोग का एनवायरनमेंट कंजर्व करेंगे, उसके साथ साथ क्लीन एनवायरनमेंट हम लोग को मिलेगा। एनवायरनमेंट में हम लोग फ्यूचर जो जनरेशन होगा वो सस्टेनेबल डेवलप्ड होकर निकलेगा, डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड हो सकते हैं। तो दैट्स वाई इसलिए यह बोला जाता है कि ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये था हम लोग का आज का क्लास। सो आज की क्लास में किसी को कुछ डाउट है तो पूछते रहो। सारे जो 3 दिन का क्लास भी हुआ, तो जो बाकी जो 3 दिन का क्लास हुआ उसमें से भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है। एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? सर एक्चुअली क्वेश्चन कौन कौन से हाँ क्वेश्चन आ पूछो। सकते हैं सर इसमें? हाँ, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन जैसे होगा कि डिस्क्राइब सम ह्यूमन और एंथ्रोपोजेनिक क्राइसिस अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो, उसके थ्रू कुछ एंथ्रोपोजेनिक क्राइसिस बताओ। जैसे बताए एंथ्रोपोजेनिक पहले पता होना चाहिए। तो एंथ्रोपोजेनिक जो होता है कि ह्यूमन वो होते हैं, ह्यूमन जब कुछ एक्टिविटी करता है उसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। अब है कि क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप लोग कर रहे हो, आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहे हो बट एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन कर रहे हो। आप घर बना रहे हो, घर बनाने के हम जंगल से लकड़ी काट रहे हैं, तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है। तो वहां के एनिमल से हम लोग कपड़े बनाने के लिए या हम लोग अपना जो वेदर लेदर बनाने के लिए एनिमल को मार रहे हैं। तो ये सारी चीज आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखाते हुए आपको लिखना है, क्राइसिस लिखना है, बट उसके एम में लिखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। और कुछ डाउट? नेक्स्ट कोई है? सर हाँ पूछो। सर आपने बताया था कि वो वाइवा टेस्ट भी हो सकता है, वो कब सर होता है वो? वो कब मुझे नहीं पता है, वो तो शेड्यूल आपका रीजनल सेंटर देगा, ठीक है। वो मेरे पास अब तक शेड्यूल नहीं आया है, क्योंकि वो रीजनल सेंटर देखेगा आपका यूनिवर्सिटी में कब एग्जाम होगा। टीचर का थोड़ी पता होता है, टीचर का जब कब पता होता है कि जब नोटिस आता है। तो हम लोग के पास कुछ नोटिस नहीं आया है। आपको जैसे प्रैक्टिकल क्लास का पहले नोटिस आया, प्रैक्टिकल क्लासेस हुआ, फिर अभी थ्योरी क्लासेस चल रहा है कंटिन्यूसली, अभी और 6 दिन या 4 दिन चलेगा ना। तो धीरे धीरे अभी चलेगा, इसके बाद पता चलेगा कब होगा। आई थिंक मोस्टली मे बी सितंबर में हो सकते हैं, सितंबर एंड में हो सकते हैं, नाइदर आपको दुर्गा पूजा के बाद हो सकते हैं, पॉसिबली। मुझे पता ओके नहीं है सर। इतना एक्चुअली, ठीक है। हाँ ये ओके सारी सर। चीज आपको रीजनल सेंटर आप फोन करोगे तो वो बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है और सर। कोई डाउट है? एनी डाउट मोर? सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं तो कर दूंगा, रात को मैं कर दूंगा, डोंट वरी, ओके। थैंक यू तो सर। किसी को और डाउट कुछ नहीं है, क्योंकि आज मेरा क्लास खत्म हो गया, नेक्स्ट डे टुमारो से और पुरोहित सर क्लास लेंगे, ठीक है। तो मेरा जो था 11 वाला चैप्टर पेपर था वो आज खत्म हो गया। तो इसमें भी किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज प्लीज कर देना। मैं तो शेयर कर दूंगा अपना, जैसे डेली करता हूँ आपको शेयर शेयर कर देता हूँ, ये शेयर कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेश्चन के ऊपर डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी भी,
नहीं तो बाद में मुझे मैसेज में पूछ सकते हो, ठीक है। तो किसी का और कुछ डाउट नहीं है? हम लोग नो क्लास सर। क्लोज करें? तो ओके। क्लास क्लोज करें हम लोग? ओके, चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलो भाई। हेलो भाई, सुन रहे हैं भैया जी? हेलो।